आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि हमने ये YouTube पर एकदम निशुल्क सीरीज शुरू की है आने वाले CGL एग्ज़ाम को देखते हुए। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो सीरीज़ है ये SSC CGL के अलावा अन्य जितने SSC एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। इसके अलावा SSC के अलावा भी जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे भी आपको, अगर जैसे GS हमने शुरू किया है तो हिस्ट्री अगर वहाँ पर है, जैसे डिफेंस एग्ज़ाम्स या स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स है कहीं पर भी, तो तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि हिस्ट्री तो सेम ही है। चले, तो आज हमने इस श्रृंखला में शुरू करना है एक नया टॉपिक जिसका नाम है मराठा युद्ध। मराठाओं की ब्रिटिशों के साथ जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो हम देखने वाले हैं। साथ साथ प्रयास करेंगे कि सिख युद्ध भी आज हम लोग इस सेशन में कंप्लीट कर पाएं। इससे पहले हमने अपनी इस श्रृंखला में, जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू किया, हमने यूरोपीय कंपनियों का आगमन देख लिया है, प्लासी और बक्सर का युद्ध देख लिया है। इसके अलावा मैसूर और ब्रिटिशों के बीच जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए वो देख लिए। मुझे आशा है आपने इससे पुराने वाले लेक्चर्स किए होंगे, नहीं किए तो वो भी ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ साथ अब हम लोग शुरू करने वाले हैं मराठा वॉर्स, मराठा युद्ध। चले, तो मराठा युद्ध शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। कहानी क्या है? कहानी ये है कि जब हम लोग मराठाओं की बात करते हैं तो इनको हम लोग 2 सेक्शंस में पढ़ेंगे। एक मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, उतना मराठा पढ़ा रहा हूं जितने में आंग्ल मराठा युद्ध आपको समझ में आ जाए। और फिर एक सेक्शन ऑफ मराठा हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत में, जहां पे हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बैकग्राउंड पे जाएंगे, ओरिजिन पे जाएंगे और भी बहुत सारी चर्चा करेंगे जो मध्यकालीन भारत से संबंधित है। वहां पर उनकी और औरंगजेब के बीच जो लड़ाइयां हुई वो सारी कहानी है मध्यकालीन भारत की। अभी हम लोग वो वाला सेक्शन उठा रहे हैं मराठाओं का जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में महत्वपूर्ण है, जहां पे मराठाओं का लड़ाई होता है किसके साथ? ब्रिटिशों के साथ। तो मराठों और मुगलों का संघर्ष पढ़ना है मध्यकालीन में, मराठों और ब्रिटिशों का संघर्ष पढ़ना है मॉडर्न में। ऐसा क्यों? क्योंकि 1757 से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू होती है और उसके बाद के जो इवेंट्स हैं वो हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। और जो ब्रिटिशों और मराठों की लड़ाई हुई है वो 1757 के बाद हुई है, इसलिए उसको हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कवर करेंगे। सुनते जाइएगा, आपको सब चीजें समझ में आएंगी। चलिए, सबसे पहले हम लोग एक साल के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो साल 1674 में क्या होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, अब कोरोनेशन इनका होता है। कोरोनेशन का मतलब होता है ताजपोशी, यानी मुकुट पहनाना। इससे पहले शिवाजी एक चीफ थे, मराठा सरदार थे, लेकिन 1674 में वो बन जाते हैं शासक, वो बन जाते हैं राजा, और तभी उनको ये टाइटल मिलता है छत्रपति शिवाजी महाराज 1674। तो उनका कोरोनेशन हो गया, मराठा साम्राज्य की उनने नींव रखी, मराठा एम्पायर का फाउंडेशन रखा गया और वो बन गए उसके राजा। लेकिन अब जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं? शक्तियों का विभाजन करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि सारी पावर्स मेरे पास रहें और सारी चीजें मैं ही देखूं, वो कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि बड़ा शासन, बड़ा साम्राज्य चलाने के लिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग हों जो आपके नीचे काम कर रहे हों, अच्छा काम कर रहे हों और आप उनको सुपरवाइज करें। अगर आप सब कुछ खुद करने लग जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये बात रियलाइज की तो 1674 में उन्होंने 8 मंत्रियों का एक परिषद क्रिएट किया जिसको हम कहते हैं अष्टप्रधान। क्या क्रिएट किया बेटा? 8 मंत्रियों का एक समूह जिसे हमने नाम दिया अष्टप्रधान। मतलब उनने ही नाम दिया था, मैं भी आपको बता रहा हूं। अष्ट मतलब क्या होता है? 8, और प्रधान मतलब क्या होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे हम देखते हैं वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके आसपास बहुत सारे और भी मंत्री हैं जिसको हम लोग ग्रुप में क्या कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं ना, मंत्री परिषद। वैसे ही शिवाजी महाराज का भी ये अष्टप्रधान काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था जिसमें 8 मंत्री थे। अभी जो 8 मंत्री हैं इनको मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, यानी 7+1। तो जाहिर सी बात है आपके मन में क्यूरियोसिटी आएगी कि भाई अलग अलग ऐसा क्यों लिखा? इसलिए क्योंकि 7 मंत्री नॉर्मल हैं जिनके पास अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, और इन 7 के ऊपर जो हेड है, यानी जिनको हम कहें कि प्राइम मिनिस्टर है, उसको हम कहेंगे पेशवा। तो बेटा कुल मिला के राजा सबसे ऊपर, यानी यहां पे शिवाजी महाराज। राजा के नीचे हमने बोला मंत्री परिषद। कितने मंत्री हैं मंत्री परिषद में? 8। 8 मंत्रियों में 7 हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल, जैसे कोई न्याय विभाग संभाल रहा है, कोई धार्मिक विभाग संभाल रहा है, कोई सैन्य विभाग संभाल रहा है, कोई विदेश मंत्री है। लेकिन इन 7 के ऊपर जो सुपरवाइजर हैं वो कौन रहेंगे? तब हम कहेंगे पेशवा।
क्या कहेंगे? पेशवा। तो पेशवा मतलब क्या हो गए? प्रधानमंत्री। जैसे आज हम बोलते हैं भाई जो प्रधानमंत्री हैं वो बाकी मंत्रियों के आज भी हेड हैं, तो वैसे ही 7 मंत्रियों के एक हेड हैं जिनका नाम है पेशवा। लेकिन खुद पेशवा भी किसके अंतर्गत आते हैं, किसके अंडर सर्व करते हैं? राजा। तो कुल मिला के कहानी बड़ी सिंपल है। तो सबसे ऊपर बेटा हो गए किंग यानी छत्रपति शिवाजी महाराज, और उनके नीचे है 7+1। सही है, सिंपल है। ये 7 मंत्रियों के हेड हैं, ये एक पेशवा, और ओवरऑल इन 8 के हेड हैं किंग। तो पेशवा राजा से नीचे है, ये बड़ी साफ बात है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन शुरुआत में 1674 में 1674 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान का गठन किया, तब ये जो मंत्री थे ये मेरिट के आधार पर सिलेक्ट किए जाते थे। किसके आधार पर? मेरिट। अब ये शब्द पर बहुत ज्यादा गौर कीजिएगा क्योंकि थोड़ी देर में ये चीज बदलने वाली है। मेरिट मतलब होता है योग्यता। तो शुरुआत में शिवाजी महाराज ने तय किया कि योग्यता के आधार पर, यानी जिसमें टैलेंट है, जिसमें दम है, जिसमें पोटेंशियल है, वो बनेंगे मंत्री। जिनमें नहीं है वो हट जाएंगे, उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो टैलेंट के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे अभी आप जो पेपर टारगेट कर रहे हैं ये टैलेंट के आधार पर है ना, मेरिट बेस्ड है कि नहीं? लेकिन अब देखना कैसे ये चीज बदलती है। बहुत साल बाद शिवाजी महाराज के एक राजा बनेंगे जिनका नाम होगा शाहू। और जाहिर सी बात है बेटा, जब शाहू राजा बनेंगे तो उनके यहाँ पे भी मंत्री थे, उनके यहाँ पे भी पेशवा थे यानी प्राइम मिनिस्टर थे। तो शुरुआत में तो जो पेशवा थे वो मेरिट के आधार पे होते थे, लेकिन शाहू ने पेशवा का पद बना दिया वंशानुगत। क्या बना दिया बेटा? तो शाहू राजा ने डिक्लेयर किया कि पेशवा यानी पीएम का जो पद है मेरे नीचे, वो अब से मैं बनाता हूं वंशानुगत। वंशानुगत का मतलब होता है हेरिडिटरी, यानी इससे पहले तक होता था कि योग्यता जिसमें होगी उसको सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन अब क्या तय कर दिया गया कि नहीं, एक ही परिवार के लोग पेशवा बनेंगे। तो इनने सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है किसी को पेशवा बनाया होगा वंशानुगत। जी हां, तो शाहू महाराज को असल में बालाजी विश्वनाथ पर बहुत ज्यादा विश्वास था। असल में बालाजी विश्वनाथ के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा कब? बहुत आगे मध्यकालीन भारत में। लेकिन तब मैं आपसे एक बात पे चर्चा करूंगा कि क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने शाहू को एक क्रूशियल युद्ध में जीत दिलाई थी, और जिसके बाद शाहू का विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया। किस पर? बालाजी विश्वनाथ पर। और तभी शाहू महाराज ने घोषणा की कि मुझे सिर्फ आपके परिवार पर विश्वास है, और आप और आपके परिवार के लोग ही मैं चाहूंगा कि पेशवा बने, और इसलिए मैं आपका पद वंशानुगत बनाता हूं। तो यहां हमने देखा कि पहले वंशानुगत पेशवा कौन बने? तो बेटा बालाजी विश्वनाथ, ये बन गए फर्स्ट हेरिडिटरी पेशवा, और इनके बाद इनके ही परिवार के लोग अब पेशवा यानी पीएम बनेंगे, ऐसा शाहू महाराज ने डिक्लेयर किया। तो देखो कितना परिवर्तन आ गया। जब शिवाजी महाराज ने 1674 में जब वे राजा बने, तब उनने जो अष्टप्रधान बनाया, वहां पे जो पेशवा का पद था वो मेरिट या योग्यता के आधार पर था। कोई एक परिवार से सब लोग आएंगे ऐसा नहीं था। जिसमें योग्यता होगी वो पेशवा बनेगा, जिसमें नहीं होगी तो उसको हटा देंगे, या किसी दूसरे परिवार से किसी को पेशवा बनाया जा सकता है, कोई ऐसी रोक टोक नहीं, टैलेंट होना चाहिए। लेकिन शाहू महाराज ने क्या बोला कि नहीं, मुझे सिर्फ बालाजी विश्वनाथ और उनके परिवार पर विश्वास है, तो प्रथम वंशानुगत पेशवा बने ये। और इनके बाद इनके बेटे जिनका नाम होता है बाजीराव प्रथम, वो बनेंगे अगले वंशानुगत पेशवा। तो यहां पर मैंने वंशानुगत पेशवाओं की एक लिस्ट आपके सामने रखी है, यानी हेरिडिटरी पेशवास की एक लिस्ट आपके सामने रखी है। सबसे पहले आपके सामने है बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। क्या सर हमको ये ईयर्स याद रखने हैं? कुछ ईयर्स याद रखने हैं, कुछ काम के नहीं हैं। जो याद रखने हैं वो थोड़ी देर में ही आपको याद हो जाएंगे, नाम भी और ईयर्स भी। सर क्या ये पूरी लिस्ट, पूरे नाम हमको याद रखने हैं? मैं अभी अभी थोड़ी देर में ही आपको 5 मिनट के अंदर ये पूरे ही नाम याद करवा दूंगा। देखना है ना, 5 मिनट बोला है तो 5 मिनट की ही बात है। लेकिन अभी पहले उससे कुछ और सुन लो। बालाजी विश्वनाथ सबसे प्रथम वंशानुगत पेशवा, इनके बाद इनके बेटे जिनका नाम क्या है? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम माना जाता है कि जितने भी पेशवा हुए इनसे पहले या इनके बाद सबसे ज्यादा शक्तिशाली सभी पेशवाओं में बाजीराव प्रथम थे। सो बाजीराव फर्स्ट वॉज द मोस्ट पावरफुल पेशवा, बहुत शक्तिशाली थे। ये अपने जीवन में कई युद्ध लड़े लेकिन एक भी युद्ध हारे नहीं, और
इन्हें लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। ऐसा मैं आपको मध्यकालीन भारत में भी बताऊंगा, क्योंकि जीवन में बहुत युद्ध लड़े और सब जीत रहे थे युद्ध, तो लड़ाकू पेशवा भी इनको कहते हैं। इनफैक्ट इन पर एक पिक्चर भी बनी है जिसे आप नाम से जानते हो, बाजीराव मस्तानी। तो बाजीराव मस्तानी, बाजीराव प्रथम पे ही तो मूवी बनी है, और पिक्चर उस पे बनती है जिसने पिक्चर बनाने लायक कुछ काम किया, है ना। तो भाई बाजीराव प्रथम ने अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें की हैं जिसको शोकेस किया जा सकता था मूवी में, इसलिए इन पर पिक्चर बनी है, बाजीराव मस्तानी। और सबसे शक्तिशाली, मैं बार बार कह रहा हूं, इनने अपने जीवन में इतना तेजी से क्षेत्र का विस्तार किया, एरिया एक्सपेंशन किया, कि देखते ही देखते इनने बहुत बड़े, इस ये जो येलो कलर का आप एरिया दिख रहे हो ना, तो ये इनने देखते ही देखते बहुत बड़े एरिया पर कंट्रोल स्थापित किया। और तब इनको रियलाइज हुआ कि इतने बड़े एरिया को चलाने के लिए मैं अकेला काफी नहीं हूं, मुझे अब क्या करना पड़ेगा, अगेन शक्तियों का विभाजन। एक शिवाजी महाराज ने मंत्री क्रिएट किए थे अष्टप्रधान, एक वो शक्ति का विभाजन था। लेकिन अब इतना बड़ा साम्राज्य हो गया कि बाजीराव प्रथम ने क्या किया कि उनने जो इतना बड़ा क्षेत्र कंट्रोल किया है, तो उसको अलग अलग फैमिलीज को प्रशासन करने के लिए सौंपने का सोचा। जैसे बाजीराव प्रथम ने सोचा, क्यों ना मैं ग्वालियर वाला क्षेत्र सिंधिया परिवार को प्रशासन करने के लिए सौंप दूं, और क्यों ना मैं इंदौर वाला क्षेत्र होलकर परिवार को प्रशासन करने के लिए सौंप दूं, मैं नागपुर वाला क्षेत्र, नागपुर और आसपास वाला क्षेत्र भोसले परिवार को प्रशासन करने के लिए सौंप दूं, मैं धार और आसपास का क्षेत्र पवार परिवार को मैनेज करने के लिए सौंप दूं, और मैं गायकवाड़ परिवार को बड़ौदा और उसके आसपास का क्षेत्र मैनेज करने के लिए दे देता हूं, और मैं खुद पेशवा, मैं पूना से इन सबको सुपरवाइज करूंगा। यानी ये जो अलग अलग परिवार हैं, ये हैं पेशवा के अंदर ही, और बस पेशवा ने इनको अपने अलग अलग क्षेत्र को संभालने को दिया है। सही बात है, क्योंकि अब भाई क्षेत्र बड़ा हो गया। जैसे आज इंडिया में कई सारे राज्य हैं, अब सोचो हर राज्य का कोई गवर्नर है, कोई सीएम है, और पूरा का पूरा मंत्री परिषद हर राज्य में मौजूद है, तब जाके ही तो उस राज्य की समस्याएं वो लोग डील कर पाते हैं। अब आप सोचो कि इतना बड़ा देश और सिर्फ संभालता केंद्र, तो बेटा बहुत सारी ग्राउंड लेवल समस्याएं ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती। आप खुद सोचिए, मोदी जी तक समस्या पहुंचाना आसान है या सीएम तक समस्या पहुंचाना आसान है? रिलेटिवली सीएम तक समस्या पहुंचाना आसान है, मिलना आसान है। और उसी तरीके से पेशवा ने भी क्या किया, अपने इस साम्राज्य को अलग अलग परिवारों को संभालने को दिया, और इसे ही बेटा नाम दिया जाता है मराठा संघ या मराठा कॉन्फेडरेसी। तो पेशवा ने अपने पास क्या रखा, पूना, कि ये मेरी सीट होगी, मैं यहां से बाकी सबको सुपरवाइज करूंगा। और सिंधिया को क्या दिया, ग्वालियर। आज एक मंत्री भी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो उसी ग्वालियर के राजघराने से आते हैं, वो एक मराठा हैं। नेक्स्ट बात करें होलकर, तो बेटा इंदौर और आसपास का क्षेत्र ये होलकर परिवार ने संभाला। और देखें गायकवाड़ बड़ौदा, जो अभी अभी हमने देखा, बड़ौदा वाला क्षेत्र गायकवाड़ परिवार। और फिर देखो पवार को मिला धार, ठीक है, और भोसले को मिला नागपुर। अच्छा, अब इनको थोड़ा याद भी करने का प्रयत्न करेंगे। देखें, ये तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, मैंने बता दिया ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर से संबंधित हैं आज भी, ठीक है। और हमने बात की ना कि यूनियन मिनिस्टर है, केंद्रीय मंत्री है। अच्छा, दूसरी बात देखो यहाँ पे क्या है, गायकवाड़ बड़ौदा, तो ड़ गायकवाड़ बड़ौदा, ड़ ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा देखो पवार धार, आर आर, पवार धार राइमिंग है, आर आर, तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ जगहों पे ऐसी कुछ हमको छोटी छोटी हिंट मिल रही हैं, बाकी मोर और लेस तो याद रखना पड़ेगा। पेशवा पूना, वो तो उनकी सीट है, सिंधिया ग्वालियर, होलकर इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा, पवार धार, भोसले को मिला नागपुर। चल, तो कुल मिला के इसको हमने बोला मराठा संघ। अब आ जाते हैं हम लोग इस लिस्ट पे वापस। जैसा मैंने कहा, मैं आपको अब ये याद करवाने वाला हूं, तो एक बार हम लोग नाम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले वंशानुगत पेशवा कौन, बालाजी विश्वनाथ। इनके बाद इनके बेटे सबसे शक्तिशाली पेशवा बाजीराव प्रथम। इनके बाद है बालाजी बाजीराव। पहले एक बार नाम रीड करते हैं, फिर कौन है बच्चे, अगले पेशवा का नाम देखें तो नाम है माधवराव। फिर कौन है भाई, नारायण राव, तो माधवराव हो गए, नारायण राव हो गए। अगले कौन है, माधव नारायण राव। थोड़ा कंफ्यूजन डेवलप हो रहा होगा, अभी पूरा कंफ्यूजन शांत हो जाएगा, परेशान ना हो। और लास्ट में हम देख रहे हैं बाजीराव द्वितीय। अरे सर, कितने सिमिलर नेम्स हैं। अब देखो याद कैसे होगा। अगर आपने नोटिस किया तो जो हर तीसरा नाम है वो पहले दो नाम का कॉम्बिनेशन है।
पहला नाम और दूसरा नाम उठाओ। तो बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम, बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट हेरिडिटरी पेशवा और बाजीराव प्रथम उनके बेटे। तीसरा नाम क्या है? बालाजी बाजीराव। तो यहां से बालाजी उठाया, यहां से बाजीराव उठाया, बालाजी बाजीराव। तो हर तीसरा नाम पहले दो नाम का कॉम्बिनेशन है। देखो भाई, माधव राव नारायण राव, तीसरा नाम क्या है? माधव नारायण राव। हर तीसरा नाम पहले दो का कॉम्बिनेशन है। याद हो गया। और अंत में बस लास्ट पेशवा कौन है? बाजीराव सेकंड। बाजीराव द्वितीय के बाद कोई पेशवा नहीं है। मैं बताऊंगा ऐसा क्या हुआ कि कोई पेशवा नहीं है इनके बाद, वो कहानी हम देखेंगे। लेकिन अभी समझने के लिए बाजीराव सेकंड लास्ट पेशवा है। सिंपल। ये बाजीराव फर्स्ट है, ये बाजीराव सेकंड है। अब देखो, आपको ये पूरी लिस्ट याद हो गई। देखो, प्रथम वंशानुगत पेशवा तो आपको वैसे भी याद करना था, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट हेरिडिटरी पेशवा कौन। तब आप क्या बताओगे? बालाजी विश्वनाथ। उनके बेटे बाजीराव प्रथम, तो भाई ये इन पे तो मूवी भी बनी है, सबसे शक्तिशाली, इनने मराठा संघ भी बनाया, बाजीराव प्रथम। अब देखो, तीसरे व्यक्ति का नाम पहले दो का कॉम्बिनेशन, बालाजी बाजीराव। फिर क्या है? माधव राव नारायण राव, माधव नारायण राव, और लास्ट में बाजीराव सेकंड। अब मुझे उम्मीद है आपको नाम तो याद हो गए होंगे, लेकिन अब बात है ईयर की। क्या सर हमको ईयर याद रखने? हाँ, कुछ के याद रखने और कुछ के नहीं। किन के याद रखने? अब देखो, जो प्रथम वंशानुगत पेशवा है, जो फर्स्ट हेरिडिटरी पेशवा है, उनका तो करना पड़ेगा ना। 1713 में बालाजी विश्वनाथ को हेरिडिटरी पेशवा, वंशानुगत पेशवा राजा शाहू के द्वारा बनाया जाता है। तो 1713 से 1720। अच्छा, इनके बाद कौन है? बाजीराव प्रथम। अभी जो बाजीराव प्रथम है, ये सबसे शक्तिशाली पेशवा है, तो भाई इनका भी ईयर याद रखना पड़ेगा, प्लस इनका ईयर राउंड ऑफ में है। देखो, तो भाई 1720 में बालाजी विश्वनाथ, इनके पिताजी का टाइम पीरियड खत्म हुआ, तो उनके बाद आए बाजीराव प्रथम 1720 से 40। कितना सिंपल ईयर है याद रखने में, 20 से 40। इनके बाद है बालाजी बाजीराव 1740 से शुरू और 1761, बस ये याद रखना। बस इनके बाद तीन काम के नहीं है ईयर्स, व्यक्ति काम के, ईयर काम का नहीं। और लास्ट में है बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड भी अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, समय के साथ मैं अपने आप इनको याद करवा दूंगा। अभी बस तीन, 1713 से 20, 20 से 40, 40 से 61। ठीक है, तो 17, 13 टू 20, 20 टू 40, 40 टू 61। अब देखो हमारी काम की बात क्या है। अब हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे जो डिस्कस किया, एक बार हम लोग उसको थ्योरी में भी ले लेते हैं, ताकि जब आप थ्योरी देखते हो तो आपको कॉन्फिडेंस आता होगा कि भाई जो भी पढ़ रहे हैं वो हम कुछ लेके भी जा रहे हैं घर। तो सबसे पहली बात, शिवाजी ने 1674 में मराठा साम्राज्य की स्थापना की और अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई। 8 मंत्रियों में से एक पेशवा थे। पहले पेशवा बेटा कौन थे? मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले, ये है फर्स्ट पेशवा। ये जो शिवाजी महाराज ने जिन्हें पेशवा 1674 में बनाया था, तो ये फर्स्ट पेशवा है। तो सर अभी तक हमने इनका नाम नहीं पढ़ा। हाँ, तो क्या हो गया, हमने वंशानुगत पेशवाओं का नाम पढ़ा ना, लेकिन वंशानुगत पेशवा तो बहुत बाद में बने थे, जब राजा शाहू आए थे। राजा शाहू से पहले भी कई राजा थे, सबसे पहले शिवाजी महाराज थे। उनने किसको सबसे पहले पेशवा बनाया? मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले। यह है फर्स्ट पेशवा। सो शिवाजी फाउंडेड द मराठा एम्पायर इन 1674. He formed a council of 8 ministers called अष्टप्रधान, and one of the 8 ministers was पेशवा. First पेशवा was मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले। तो ये हमने ऑलरेडी पूरा डिस्कस कर लिया, बहुत बढ़िया। यहां पर आप देख सकते हो 1674 में शिवाजी का कोरोनेशन सेरेमनी, ताजपोशी चल रहा है। ठीक है, तो आपके सामने ये पूरी चीज है, और यहीं पे अष्टप्रधान उनने क्रिएट किए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 मंत्री, उनमें से एक है पंत प्रधान। पंत प्रधान को हम लोग पेशवा बोलते हैं, लेकिन ये इतनी कोई अभी महत्वपूर्ण बात नहीं है, ये मैं आपको भविष्य में मध्यकालीन भारत में फिर से ये बात पढ़ाने वाला हूँ। चलो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है? शिवाजी द्वारा गठित मंत्री परिषद क्या कहलाती थी? महालड्डू क्वेश्चन, अष्टप्रधान कहलाती थी। आगे देखें, अगला क्या है? 1707 में राजा बने शाहू, उन्होंने पेशवा पद को हेरिडिटरी यानी वंशानुगत बनाया, और पहले वंशानुगत पेशवा, फर्स्ट हेरिडिटरी पेशवा है बालाजी विश्वनाथ। अच्छा, राजा शाहू ने एक और चीज की, उनने पेशवा का पद वंशानुगत बना दिया, और प्रथम पेशवा किसको बना दिया? हेरिडिटरी। प्रथम पेशवा तो मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले हैं, जो शिवाजी महाराज ने बनाए थे। लेकिन जब राजा बने शाहू, तो उनने पहले वंशानुगत पेशवा किसको बनाया? बालाजी विश्वनाथ। ना सिर्फ राजा शाहू ने बालाजी विश्वनाथ को वंशानुगत पेशवा बनाया, बल्कि राजा शाहू ने एक और चीज डिक्लेयर की कि बालाजी विश्वनाथ, मुझे आप पर और आपके परिवार पर पूर्ण विश्वास है, आपके ही परिवार के लोग अब से पेशवा बनेंगे। यहां, लेकिन मैं आप पर इतना विश्वास करता हूं कि आज से मैं फैसला नहीं लिया करूंगा, आप ही फैसला लिया करिए, कोई भी शासन प्रशासन से संबंधित मुद्दा हो। यानी नाम के रह गए अब राजा शाहू, नाम मात्र राजा, नॉमिनल रूलर,
और रियल पावर्स किसको दे दी, वास्तविक शक्तियां किसको सौंप दी, पेशवा। तो यहां से पेशवाओं का बहुत बड़े स्तर पर शासन या हम कहें कि उदय शुरू होता है। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ पहले वंशानुगत पेशवा हैं और यहां से पेशवाओं का शासन शुरू होता है क्योंकि उनको पावर्स हैंड ओवर कर दी गई थी। सो राजा शाहू नाम मात्र के राजा थे, वास्तविक शक्तियां तो पेशवा के पास चली जा चुकी थी। तो किंग शाहू वाज द नॉमिनल किंग, रियल पावर्स वर विथ पेशवा। चल ये भी हमने डिस्कस किया। अब देखो, अब अगर क्वेश्चन कभी आपसे पूछे प्रथम वंशानुगत पेशवा कौन, आप सब बच्चे जानते हैं अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है प्रथम पेशवा तो आप लोग तैयार हो, मोरोपंत त्र्यंबक पिंगले। मगर प्रथम वंशानुगत पेशवा अगर कभी कोई पूछ ले तब बालाजी विश्वनाथ आपको बताना है। सही है, बालाजी विश्वनाथ किसने बनाए थे, राजा शाहू ने। चलिए ये हमने पूरी बात कर ली और हमने कॉन्फेडरेसी भी देख ली। यहां पर देखते हैं सबसे शक्तिशाली पेशवा जिन्होंने मराठा संघ का निर्माण किया। तो बेटा मोस्ट पावरफुल पेशवा कौन है जिनने मराठा कॉन्फेडरेसी बनाई, तो इसका सही जवाब क्या देंगे, सबसे शक्तिशाली पेशवा है बाजीराव प्रथम। अभी अभी हमने इनके बारे में चर्चा की थी। चलिए तो ये भी प्रश्न सिंपल है। अब आ जाते हैं हम लोग अपनी मेन कहानी पर यानी युद्ध पर। लेकिन युद्ध पर बढ़ने से पहले ब्रिटिशों और मराठों के बीच में जो 3 युद्ध होंगे उनको तो हम देखेंगे, लेकिन उन 3 ब्रिटिश मराठा युद्ध से पहले एक और युद्ध हुआ था जो इतिहास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम लोग उसको जरूर देखने वाले हैं और उस युद्ध को हम लोग बोलते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अब सबसे पहली बात जो आपके मन में आती है, जो आपको परेशान करती है कि सर हमने पहले 2 पानीपत के युद्ध तो पढ़े नहीं अभी क्लास में, फिर क्या बिना पहले 2 युद्ध पढ़े हम लोग तीसरा युद्ध पढ़ सकते हैं? जवाब है हाँ, पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट आगे आने वाले 5 मिनट में मैं आपको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पढ़ाने वाला हूं, आपको एकदम A to Z पूरा समझ में भी आएगा, क्योंकि तीसरे पानीपत के युद्ध का पहले 2 पानीपत के युद्ध से कोई लेना देना नहीं। सुनते रहिए। असल में पानीपत हरियाणा में एक जगह है और यहां पर इंडियन हिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बैटल। लेकिन लोकेशन भली कॉमन हो, तीसरे बैटल का पहले 2 युद्धों से कोई लेना देना नहीं, बस कोइंसिडेंटली लोकेशन सेम थी। तो सर पहले 2 युद्ध अभी हमने क्यों नहीं पढ़े? इसलिए क्योंकि जो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 1526 में हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में, जो आज हमें पढ़ना है। अब आप सब जानते हो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम लोग अभी क्लास में कर रहे हैं और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कब से शुरू करते हैं हम लोग? 1757। तो ऑब्वियस सी बात है 1757 के जो बाद के इवेंट्स हैं वो हमको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने हैं और 1761 1757 के बाद आता है, तो इसलिए हमको थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अभी पढ़ना है। जबकि पानीपत का जो पहला और जो दूसरा युद्ध है वो 100% हम लोग करने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल भाई उम्मीदें करेंगे, उसके लिए परेशान ना हो, लेकिन कब करेंगे? मध्यकालीन भारत में। अभी हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शुरू किया है तो ये हम लोग मध्यकालीन में करेंगे और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अभी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो परेशान मत होना। अच्छा अब देखो अगली बात, ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की क्या कहानी है, आइए समझते हैं। चल तो अब हुआ क्या कि बेटा एक अहमद शाह अब्दाली नाम का एक इन्वेडर था। क्या नाम था? अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली नाम का एक अफगान शासक है जो कि इस क्षेत्र पे शासन करता था और कई बार इंडिया पर अटैक करता था। लेकिन जब भी इंडिया पर अटैक करता था वैसे तो इंडिया से सामान लूटता था और सामान लूट के वापस चला जाता था अफगान क्षेत्र। लेकिन एक बार साल 1757 में जब उसने इंडिया पर अटैक किया तो ना सिर्फ इंडिया से वेल्थ यानी संपत्ति लूटी, बल्कि इस बार उसने अपने एक बेटे जिसका नाम था तिमुर शाह, तो तिमुर को उसने पंजाब क्षेत्र पर गवर्नर के रूप में बिठा दिया कि अब तुम शासन करो। इससे पहले तक कभी ये शासन वाली बात नहीं करता था, रूल वाली बात नहीं करता था। अब्दाली क्या कहता था? लूटो और वापस आ जाओ। लेकिन अब इनने अपने बेटे तिमुर शाह को पंजाब का गवर्नर बना दिया और बेटे को क्या कहा? तिमुर शाह को कहा गया कि सुनो, तुम्हें पंजाब और आसपास के क्षेत्र से टैक्स इकट्ठा करना है, इकट्ठे किए गए टैक्स को मेरे पास अपने पिता के खजाने में जमा करवा देना है, तुम मेरे गवर्नर हो। वाह! लेकिन जब ये इवेंट हुआ तो इससे मराठे बहुत भड़क गए, क्योंकि आप सब जानते हो भाई मराठा इस क्षेत्र में शासन कर रहे हैं। अभी मैंने आपको ये वाला क्षेत्र इनका दिखाया भी था ना, जैसे यहाँ पे सिंधिया हो गए, जैसे यहाँ पर होलकर हो गए, यहाँ पे गायकवाड़ हो गए, पवार हो गए, भोसले हो गए, पेशवा हो गए, तो ये इस क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं।
अच्छा, तो मराठों को यह बात बहुत बुरी लगी कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप शासन करने का सोचोगे, और आज अगर अब्दाली तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम पंजाब तक पहुंच गए शासन करने के लिए, कल तो तुम हमारे क्षेत्र पे भी अटैक करोगे, इसलिए ये नहीं होने देना है। और वैसे भी मराठे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इसलिए हैं क्योंकि कई वर्षों से इन्हें हार नहीं देखी है। असल में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि एक पेशवा थे जो सबसे शक्तिशाली पेशवा 1720 से 40, जिनका नाम था बाजीराव प्रथम, याद है? और बाजीराव प्रथम ने अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा, और जब आप हारते नहीं हो तो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो। अच्छा, 1740 में बाजीराव फर्स्ट की डेथ हो चुकी थी। इनके बाद इनके बेटे आए थे 1740 से 61 तक। इनका नाम है बालाजी बाजीराव, याद है आपको? सबसे पहले वंशानुगत बालाजी विश्वनाथ, सेकंड नंबर पर बाजीराव प्रथम, और थर्ड नंबर पर पहले दो नाम का कॉम्बिनेशन। तो बालाजी विश्वनाथ से बालाजी उठाओ, बाजीराव फर्स्ट से बाजीराव उठाओ, थर्ड व्यक्ति का नाम क्या बना? बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव अभी पेशवा हैं, और अभी तक इनने भी कोई युद्ध नहीं हारा। अभी तक, अभी ये जीवित हैं जब यहां पे पेशवा हैं, इनने भी अभी तक एक भी युद्ध नहीं हारा है। तो बहुत कॉन्फिडेंट है मराठा, क्योंकि कई वर्षों तक कोई भी हार नहीं देखी है। ऐसी स्थिति में मराठों को जब गुस्सा आया कि अब्दाली तुमने इस बार हद पार कर दी, रूल करोगे, बताते हैं। तब पेशवा, जिनका नाम है बालाजी बाजीराव, तो बेटा इनने क्या किया? बालाजी बाजीराव ने इनने एक फौज का निर्माण करवाया। कितने की फौज? तो 70,000 सैनिक। तो बेटा 70,000 सोल्जर्स की एक फौज का निर्माण करवाया। और कमांडर किसको बनाया? कमांडर बनाया सदाशिव राव भाऊ। तो ये भी एक मिलिट्री कमांडर की बात हो रही है, सदाशिव राव भाऊ। कौन है भाई? ये बालाजी बाजीराव की 70,000 की सेना के कमांडर। खुद बालाजी बाजीराव ने अपने एक बेटे को भी युद्ध में भेजा। बेटे का नाम था विश्वास राव। ये अभी छोटे थे, लेकिन इनको भेजा कि जाओ सीखो, आगे चल के आप पेशवा बनोगे, जाओ सीखो कैसे युद्ध लड़ते हैं। तो कुल मिला के सदाशिवराव 70,000 की फौज लेके गए, विश्वास राव भी उनके साथ गए। मीनवाइल यहां की स्थिति क्या है अब वो समझते हैं। जैसे ये सदाशिवराव भाऊ यहां पहुंचते हैं सेना के साथ, यहां पे तिमुर शाह को निकाला जाता है। तिमुर शाह बोलते हैं मुझे हाथ मत लगा देना, जानते हो मैं किसका बेटा हूं। मराठों ने 2 झापड़ मारे। तिमुर शाह ने बोला मैं जाके पापा को बता दूंगा, 2 झापड़ और इसको मारे कि जा जाके बता। तिमुर शाह रोता रोता अफगानिस्तान गया। सोचो अफगानिस्तान में स्थिति, इनके पिता अहमद शाह अब्दाली ये बैठे हुए हैं, सभा चल रही है, मंत्री लोग बैठे सुन रहे हैं सबकी बात, और इतने में बेटा तिमुर शाह रोते रोते आ रहा है। अहमद शाह अब्दाली खड़े हुए, क्या हो गया? तिमुर शाह ने बोला मुझे मारा। अरे अहमद शाह अब्दाली ने बोला तुम्हें किसने मारा? तिमुर शाह ने बोला मुझे मराठाओं ने मारा और निकाल दिया। अहमद शाह अब्दाली ने बोला तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे बेटे हो। तिमुर शाह ने बोला बताया था, तब तो मुझे 2 और झापड़ मारे। अहमद शाह अब्दाली गुस्से में आए, बोले चलो, जैसे बीच में एक बार इंस्टाग्राम पे मीम का एक ट्रेंड नहीं चला था, चलो तो चलो। अब मराठा लोग सोच रहे थे कि अहमद शाह अब्दाली इतनी दूर से आएंगे तो भाई क्या होगा, ज्यादा में ज्यादा 10, 20, 30 हजार की फौज लाएंगे। अफगानिस्तान वाले क्षेत्र से आ रहे हैं, इतना दूर से आ रहे हैं, इतनी भयंकर ठंड में। लेकिन वो भूल गए कि इस समय अहमद शाह अब्दाली कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो पापा है। पापा अपने साथ 1 लाख की फौज लेके आए। इमेजिन करो 1 लाख की फौज। तो बेटा ये 1 लाख की फौज चली है अफगान क्षेत्र से, और यहां मराठा 70,000 लेके गए हैं। 1 लाख वर्सेस 70,000। इनकी लड़ाई कब होगी? तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध है बेटा वो कब हुआ? तो 14 जनवरी 1761 एग्जैक्ट डेट है जब इनके बीच ये लड़ाई हुई, और मराठों की इसमें विध्वंसक हार हुई, डिजास्टर्स डिफीट हुई। 70,000 लोग जो लड़ने गए थे, माना जाता है कि उनमें से सिर्फ कुछ जो गिन सकते हैं, मतलब गिनती करने लायक लोग बच गए, बाकी सब मारे गए। ये इतना भयंकर युद्ध था, तो ये तो कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं उस समय के कि शायद ही महाराष्ट्र का कोई एक परिवार हो जिसने कम से कम 1 सदस्य को ना खोया हो। इतना भयंकर युद्ध था। इमेजिन, विध्वंसक हार, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। यहां तक कि सदाशिव राव भाऊ कमांडर वो भी मारे गए। जो पेशवा के खुद के बेटे थे विश्वास राव भाऊ वो भी मारे गए। जो गिने चुने लोग यहाँ पे बच गए थे मराठा, वो आए वापस बालाजी बाजीराव के पास। यहाँ पे माहौल समझना, यहाँ का क्या माहौल है। यहाँ पर तो ऐसा माहौल है कि भाई जीत के ही आएंगे, क्योंकि मराठों ने कई वर्षों से हार नहीं देखी थी। तो यहाँ पे माहौल इस तरीके का था कि अरे
जीत के ही आएंगे, हमारी सेना कभी हारती थोड़ी ना है। तो यहाँ पर माहौल ऐसा है कि रंग बिरंगी झंडियां लगी हुई हैं, 56 भोग बन रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं कि जीत के आएंगे। लेकिन जब वो कुछ लोग यहाँ पे आते हैं इनके दरबार में, तो बालाजी बाजीराव कहते हैं, अरे वाह आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, मैं मालूम था जरूर सफल हो गए, कहाँ है बाकी लोग, कहाँ है? जो कुछ लोग आ पाए थे वापस, वो कहते हैं बाकी लोग सब मारे गए। अरे बालाजी बाजीराव बोले, क्या बात कर रहे हो, मजाक मत करो, कहाँ है बाकी लोग? इनने बोला सब मारे गए। पेशवा ने बोला कमांडर सदाशिव राव? उन लोगों ने बोला मारे गए। पेशवा ने बोला विश्वास राव मेरा बेटा? उन्होंने बोला मारे गए। पेशवा ने बोला 70,000 लोग? उन्होंने बोला मारे गए। इतना सब मारे गए सुन के खुद बालाजी बाजीराव भी मारे गए। इनकी डेथ होगी 1761 में सदमे से। असल में मराठा डिफीट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये इनका सदमा था कि लोग हार गए। और 1761 में इसलिए हार के न्यूज से, हार के सदमे से बालाजी बाजीराव की डेथ हो गई। सोचो। तो जो मैंने आपको ईयर्स थोड़ी देर पहले दिखाए थे ना भाई, वंशानुगत पेशवाओं के, अगर आपको याद हो तो उन वंशानुगत पेशवाओं के अगर मैं आपको ईयर्स दिखाऊं तो यहां पर आप फोकस करेंगे। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ जी 1713 से 20, इनके बाद कौन है तो बाजीराव फर्स्ट 1720 से 40, और इनके बाद कौन है बेटा बालाजी बाजीराव थर्ड नंबर पर, पहले दो नाम का कॉम्बिनेशन 1740 से 61। तो इस 61 में क्या हुआ कि जो बालाजी बाजीराव की डेथ हुई तो पानीपत के तृतीय युद्ध में हार हुई, इसलिए ऐसा हुआ। चले, तो यहाँ पे हमने पानीपत का तृतीय युद्ध पढ़ लिया है। एक बार मैं आपको थ्योरी दिखाता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 किसके बीच में हुई? अफगान अहमद शाह अब्दाली और मराठा सदाशिव राव भाऊ। अब्दाली ने अपने बेटे तैमूर शाह को पंजाब के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया, सही है। मराठों ने तैमूर शाह को बाहर निकाल दिया। परिणाम स्वरूप पानीपत हरियाणा की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को हुई, जिसमें मराठा हार गए और सदाशिव युद्ध में मारे गए। ये पूरी बात एक एक पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया है। सो अफगान अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा फॉट ऑन 14 जनवरी 1761, बट एज अ रिजल्ट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट, ठीक है। फिर हमने बोला मराठाज वर डिफीटेड, सदाशिव वॉज किल्ड। हार के सदमे के कारण पेशवा बालाजी बाजीराव की भी डेथ हो गई। सो पेशवा बालाजी बाजीराव ऑल्सो डाइड ड्यू टू द शॉक ऑफ डिफीट। चले, तो ये हमने पूरी बात कर ली, बिल्कुल कर ली सर। आइए अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई, थोड़ा सा पानी हो जाए फिर हम लोग फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी आगे की कहानी। अब हमें करने हैं आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध का क्या मतलब है? आंग्ल मतलब क्या होता है? एंग्लो, इंग्लिश में मतलब ब्रिटिश। तो ब्रिटिशों और मराठाओं की लड़ाई। ब्रिटिशों और मैसूर के बीच कितनी लड़ाई हुई थी? 4। ब्रिटिशों और मराठाओं के बीच लड़ाइयां होंगी कितनी? 3। तो वही हमको अब डिस्कस करनी, ठीक है। चलो डिस्कस करना शुरू करेंगे पानी के बाद। चलिए आइए आगे बढ़े। तो ब्रिटिशों और मराठों की लड़ाई आप सबको मैंने बता दिया कि भाई एंग्लो मैसूर, आंग्ल मैसूर युद्ध कितने? 4। और आंग्ल मराठा बच्चे कितने? तो आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए? सही जवाब है 3 हुए। चलिए अब इनको हम लोग युद्धों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला युद्ध क्यों हुआ? अब देखो आप इस लिस्ट को अच्छे से देख पा रहे हो। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 20 थे, प्रथम वंशानुगत पेशवा। इनके बाद 1720 से 40 बाजीराव प्रथम, और अब तीसरे नंबर पर बालाजी बाजीराव 1740 से 61। अब ध्यान से सुनना, जब इनकी डेथ हुई पानीपत के तृतीय युद्ध में, तो अब इनके एक भाई थे जिनका नाम था रघुनाथ राव। क्या नाम था? रघुनाथ राव। तो रघुनाथ राव को क्या लगा कि अब उनको पेशवा बनाया जाएगा, क्योंकि भाई उनके बड़े भाई की डेथ हो गई, बड़ा भाई था बालाजी बाजीराव, उनकी डेथ हो गई, तो अब इनको लोग मराठा पेशवा बनाएंगे, पीएम बनाएंगे, यानी इनका पद इनको मिल जाएगा। लेकिन जो मराठा सरदार थे दूसरे, उनने क्या डिसाइड किया कि नहीं, इनको नहीं बनाएंगे। बालाजी बाजीराव के एक और बेटे हैं, एक बेटे का नाम क्या था? विश्वास राव। उनकी तो युद्ध में मृत्यु हो गई थी, लेकिन एक और बेटे हैं माधव राव, इनको बनाएंगे पेशवा। तो माधव राव जी को पेशवा बना दिया गया। ऑब्वियस सी बात है, ये बात रघुनाथ राव को बुरी लगेगी। नेचुरल इसलिए है क्योंकि आप देखो रघुनाथ राव इनसे उम्र में बड़े, भाई ये चाचा है ना, इमेजिन करो ये चाचा है ना, उम्र में बड़े हैं।
और ये तो भतीजे हैं रघुनाथ राव के लिए, तो चाचा को तो बुरा लगेगा कि मैं मौजूद हूं, उम्र में बड़ा हूं, फिर भी बच्चे को बना रहे हैं पेशवा। मतलब इनके लिए तो बच्चा है, छोटा है, मतलब मुझसे उम्र में छोटे को बना रहे हैं पेशवा और मुझे नहीं बना रहे, तो इनको बुरा लगा। लेकिन जैसे तैसे इनने ये जहर का घूंट पिया, मतलब ये दुख सहा कि चलो कोई बात नहीं, ऑल इज वेल, और आगे बढ़े। 11 साल तक माधवराव पेशवा बने रहे। आप देखो 1761 से 72, 11 साल तक ये पेशवा बने हुए हैं। इनने ये दुख सहा, इनको तो दुख हुआ, लेकिन फिर 11 साल बाद इनकी नेचुरल डेथ हो गई, प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ 72 में। अब इनके मन में फिर से लड्डू फूटा, वो आता है ना कैडबरी का 2 रुपए में 2 लड्डू, तो एक और लड्डू फूटा। क्या लड्डू फूटा कि भाई अब तो इनकी मृत्यु हो गई, अब तो मेरे को ही पेशवा बनाएंगे। लेकिन तब भी मराठा सरदारों ने इनको पेशवा ना बना के बालाजी बाजी राव की एक और संतान थी नारायण राव, उनको बनाया पेशवा। बालाजी बाजीराव के 3 बेटे, एक विश्वास राव जिनकी तो पानीपत के तृतीय युद्ध में मृत्यु हो गई थी, बड़े बेटे विश्वास राव की मृत्यु हो गई, फिर एक बेटे माधवराव जो पेशवा बने, और अब नारायण राव जो छोटे बेटे हैं, अब उनको मराठा सरदारों ने पेशवा बना दिया। लेकिन अब भी रघुनाथ राव को नहीं बनाया। ऑब्वियस सी बात है, चाचा को फिर बुरा लगा, चाचा है ना ये इनके लिए, तो नारायण राव के लिए, तो भाई रघुनाथ राव को फिर बुरा लगा कि यार कितनी इंसल्ट करोगे मेरी। अब रघुनाथ राव ने सोचा कि इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा, क्योंकि अगर मैंने नारायण राव के मरने का वेट किया कि फिर ये मरे, उससे पहले तो हो सकता है मैं ही मर जाऊं, क्योंकि उम्र तो इनकी ज्यादा है, यमराज की लिस्ट में पहले नंबर तो इनका लगेगा। तो ऐसी स्थिति में इनने क्या किया, रघुनाथ राव ने एक कॉन्स्पिरेसी बनाई, षड्यंत्र बनाया और नारायण राव को जान से मार दिया। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ पेशवा को ही मार दिया। देखो यहां पे आप देख सकते हो, रघुनाथ राव अपने कई सारे लोगों के साथ ये नारायण राव के कक्ष में घुसे, ये नारायण राव है, और नारायण राव को मार दिया। नारायण राव को बचाने के लिए उनका एक नौकर भी कूद गया था, लेकिन उसको भी मार दिया। इस तरीके से सिटिंग पेशवा प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी गई। और ये मराठाओं की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी बात थी कि सिटिंग पेशवा को, पीएम को मार दिया गया है। इतनी ज्यादा लालच हो गई थी इनको पद की, पेशवा बनने की। अब इनको लगा कि भाई मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा जो एक कांटा था उसको हटा दिया, अब तो कोई भी नहीं बचा। इनके मन में फिर से बहुत बड़ा लड्डू फूटा, क्योंकि आप देखो बालाजी बाजीराव की तो सदमे से मृत्यु हो गई, विश्वास राव की तो युद्ध में मृत्यु हो गई, माधव राव की तो प्राकृतिक मृत्यु हो गई, और नारायण राव को इनने खुद मार दिया। अब तो कोई नहीं बचा। रघुनाथ राव को लगा अब तो मेरा रास्ता साफ है, अब मैं ही बनने वाला हूं पेशवा। मगर इतने में ही पता चला कि भले ही नारायण राव नहीं रहे, लेकिन नारायण राव की जो पत्नी है वो पेट से है, प्रेग्नेंट है। और मराठा सरदारों ने बोला हम वेट करेंगे कि कौन पैदा होता है, अगर लड़का पैदा होगा तो हम उनको ही पेशवा बनाएंगे। ओ माय गॉड। अब ये आदमी हो गए थोड़े से बावले, इनकी शक्ल, इनकी स्थिति हो गई ऐसी कि ये क्या बात हुई, इतनी मैंने प्लानिंग की और अब भी मुझे पेशवा नहीं बना रहे। और किस्मत भी खराब, एक होती किस्मत, एक होती गंदी किस्मत। इनकी गंदी किस्मत थी, छन से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे। ऐसी स्थिति में रघुनाथ राव समझ गए कि मैं मराठाओं पे अगर निर्भर रहूंगा कि मुझे पेशवा बनाओ तो कभी नहीं बनाएंगे, अब मुझे घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और तब ये भाग के किसके पास गए, ब्रिटिशों के पास मदद मांगने कि प्लीज मुझे पेशवा बना दो। और ब्रिटिशों को तो मौका चाहिए दूसरों के मैटर्स में टांग अड़ाने का। तो अब होता क्या है बच्चे कि यहां पे हम देखते हैं कि 1775 में, 1775 में, सुनते रहिए, रघुनाथ राव और ब्रिटिशों के बीच एक संधि साइन होती है। क्योंकि ये संधि, ये समझौता सूरत में होता है, इसलिए इसको ट्रीटी ऑफ सूरत या सूरत की संधि भी कहते हैं। और इसमें रघुनाथ राव वादा करते हैं कि आप अगर मुझे पेशवा बनवाते हैं तो मैं पेशवा बनने के बाद आपको इतना इतना पैसा दूंगा, ये क्षेत्र दूंगा। तो ट्रीटी ऑफ सूरत या सूरत की संधि पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। दूसरी तरफ ब्रिटिश क्या वादा करते हैं कि हाँ हम तुमको पेशवा बनाएंगे। भाई मराठा तुमको पेशवा नहीं बना रहे, लेकिन हम बनाएंगे तुम्हें पीएम। और तब ब्रिटिशों ने रघुनाथ राव को पेशवा बनवाने के लिए अगले साल शुरू कर दिया आंग्ल मराठा युद्ध। ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है। ये क्या है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, 1776 से 1782 तक ये चला। और इस युद्ध के दौरान, मैंने बोला एक युद्ध के दौरान कई लड़ाइयां होती हैं, तो इस युद्ध के दौरान कई लड़ाइयां हुई। एक तो ऐसी भी लड़ाई थी
जिसमें मराठा सरदार महज्जी शिंदे या महज्जी सिंधिया जिनको बोलते हैं, उनने तो एक लड़ाई में ब्रिटिशों को परास्त भी कर दिया था। अब आप बोलोगे कि सर एक बार आपने हमसे कहा था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कि जो मैं अभी कहने वाला हूं वो फिर दोबारा कभी नहीं कहूंगा, गोल्डन शब्द है। आपने कहा था एक भारतीय शासक हैदर अली ब्रिटिशों को हरा रहे हैं, ये इसके बाद कभी नहीं होगा। और अब देखो आप खुद बोल रहे हो कि महज्जी शिंदे ने ब्रिटिशों को हराया, लेकिन सुनो, जब हैदर अली ने ब्रिटिशों को हराया तो ये युद्ध का पूरा परिणाम था। लेकिन यहां पे युद्ध का परिणाम मैंने अभी नहीं बताया कि ओवरऑल क्या हुआ। मैंने युद्ध के दौरान सिर्फ एक लड़ाई बताई। कई लड़ाइयां ऐसी थी जिसमें मराठा हारे, कई लड़ाइयां ऐसी थी जिसमें ब्रिटिश हारे, लेकिन ओवरऑल युद्ध का कोई निष्कर्ष, कोई रिजल्ट, कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा था। जो भी हार रहा था वो फिर लड़ना शुरू कर दे रहा था, यानी कोई परमानेंट रिजल्ट नहीं निकल रहा था। यानी यह युद्ध अनिर्णायक सिद्ध हुआ। क्या हुआ बच्चे? अनिर्णायक, यानी इनकॉन्क्लूसिव, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। और दोनों ही ब्रिटिश और मराठा लड़ लड़ के थक गए और 1782 में ब्रिटिश समझ गए कि भाई ये जो रघुनाथ राव है इनको अपने साथ अब नहीं रखा जा सकता। और दूसरी तरफ ये वही समय है जब अमेरिका में युद्ध छिड़ गया। जिस तरीके से भारत ब्रिटेन का गुलाम बनेगा आगे चल के, अभी तो हमारी क्लास में बना नहीं है, अभी बनेगा, धीरे धीरे बन रहा है प्रोसेस में, उसी प्रकार अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था। लेकिन अमेरिका में तो ब्रिटेन से आजादी के लिए, अमेरिका में तो ब्रिटेन से आजादी के लिए पहले से ही युद्ध छिड़ गया था और वो इसी दौरान हुआ, और तब अमेरिका ने आजादी प्राप्त कर ली ब्रिटेन से। तो यानी जिस समय पहला आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था उस समय ब्रिटेन और बड़ी मुसीबत में था, अमेरिका की आजादी का क्रांति चल रही थी, तो अमेरिका को आजादी मिल गई। तो समझ गए ब्रिटिश की सबसे ज्यादा मनहूस उनके लिए कौन सिद्ध हो रहा है? ये आदमी, क्योंकि ये जिसकी टीम में जा रहा है उसकी लुटिया डुबो रहा है। और यहां पे भी ब्रिटिश कोई निर्णय नहीं निकाल पाए युद्ध में। ऐसी स्थिति में ब्रिटिशों ने 1782 में मराठाओं के साथ एक शांति संधि की। इस शांति संधि को हम लोग बोलते हैं सालबाई की संधि। ऐसा क्यों? क्योंकि सालबाई ग्वालियर, मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिला है, ग्वालियर जिला, तो ग्वालियर जिले में एक जगह है सालबाई, वहीं पर क्योंकि संधि हुई, दोनों मिले, इसलिए सालबाई की संधि से कहते हैं। तो यहाँ पे मराठाओं और ब्रिटिशों ने बोला कि ठीक है अब हम लड़ाई खत्म कर रहे हैं। ब्रिटिशों ने बोला कि भाई हमको रघुनाथ राव को पेशवा नहीं बनाना, इसे आप वापस ले लो। मराठाओं ने रघुनाथ राव को सशर्त वापस लिया कि ठीक है तुम्हें वापस लेंगे, लेकिन कभी भी गलती से पेशवा का प भी निकाला तो मार डालेंगे। बिल्कुल पेशवा बनने की इच्छा प्रकट मत करना, बस चुपचाप जीवन जियो, पेंशन देंगे आपको, उसी पेंशन में गुजारा करो। और दूसरी तरफ ब्रिटिशों ने बोला ठीक है आपने जिसको भी पेशवा बनाया हम उसको पेशवा रिकॉग्नाइज करेंगे, हमें अपने किसी व्यक्ति को पेशवा नहीं बनाना। ये पूरी बात हो गई। चलो भाई बहुत बढ़िया, ठीक है ये हमने देख लिया। हाँ आई तो एक बार इस युद्ध को हम लोग पढ़ लेते हैं थ्योरी में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1776 से 82, 76 82। बेटा रीजन क्या था? रघुनाथ राव की पेशवा बनने की कामना। सो देयर वाज डिजायर इन रघुनाथ राव टू बिकम पेशवा। और फिर क्या हुआ रिजल्ट? द वॉर प्रूव टू बी इनकॉन्क्लूसिव, अनिर्णायक, और ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 के साथ यह युद्ध अनिर्णायक था और ट्रीटी ऑफ सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ। चलो इस प्रश्न का जवाब दो जल्दी से। हाँ भाई इसका जवाब देना है। किस मराठा सरदार ने ब्रिटिशों के साथ मिलकर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा? तो सही जवाब है बच्चे रघुनाथ राव ने ब्रिटिशों के साथ मिलकर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा। ठीक है चलो अब सेकंड युद्ध की तरफ चलते हैं। सेकंड युद्ध को शुरू करने से पहले एक बार फर्स्ट युद्ध को यहां पे लिख देता हूं। तो बेटा फर्स्ट युद्ध 1776 से 82 के बीच में चला है ना, और कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ है? सालबाई की संधि के तहत समाप्त हुआ है। अब जो सेकंड युद्ध है वो 1803 से 1805 के बीच चलेगा। लेकिन सेकंड युद्ध हुआ क्यों? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है सेकंड युद्ध का बेटा कारण ये है। कहानी यहां से शुरू होती है असल में कि यहां पे आप देख रहे हो, ये मैंने आपको बोला कि मराठा साम्राज्य ये मैंने आपको मान लो जनरली बोल दिया उस समय का भारत, ठीक है। उसमें आप जानते हो कि यहां पर सिंधिया भी हैं, फिर यहाँ पे होलकर भी हैं, यहाँ पर आप जानते हो कि भाई भोसले भी हैं, यहाँ पर पवार भी हैं, यहाँ पर पेशवा खुद मौजूद है, यहाँ पर बड़ौदा में गायकवाड़ भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अभी हमें इन सब के बारे में नहीं पढ़ना, अभी हमको सिर्फ दो लोगों के बारे में पढ़ना है, एक बेटा होलकर और एक पेशवा। अब ध्यान से सुनेंगे
जब हम इस साल की बात कर रहे हैं 1803 1805, अब बहुत स्थिति बदल चुकी है। एक समय था जब पेशवा बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे और पेशवाओं के कंट्रोल में बाकी सब संघ के लोग रहते थे, क्योंकि बाजीराव प्रथम पेशवा ने ही मराठा संघ क्रिएट किया था, अलग अलग परिवारों को अलग अलग भूमि प्रशासन करने के लिए दी थी। और उस टाइम पर पेशवा की कही गई बात यानी पत्थर की लकीर, कोई बाईपास नहीं करता था और पेशवा का बहुत सम्मान होता था। अब लेकिन स्थिति बदल चुकी है। अब तो बेटा ऐसी स्थिति है कि हम देखते हैं कि होलकर पेशवा से ज्यादा पावरफुल हो गए। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, असल में इस टाइम पर 1803 वाले समय पे होलकर लोगों के जो हेड थे उनका नाम था यशवंत राव होलकर, और ये बहुत पावरफुल थे। इनके पास खुद एक बहुत बड़ी सेना थी, बहुत पैसा था। और उस समय जो पेशवा थे उनका नाम है बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड ये पेशवा है। बाजीराव प्रथम ने मराठा संघ क्रिएट किया था बहुत साल पहले, जब वो जीवित थे, 1720 से 1740। मैं एक बार फिर आपको ये बात समझाता हूं, हो सकता है आपको हल्का फुल्का कंफ्यूजन हो, बिल्कुल परेशान मत हो बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 बार मैं आपको चीज बता दूंगा, यहां पे ध्यान दो। ये देखो, तो बाजीराव प्रथम 1720 से 40 इनने मराठा संघ बनाया, लेकिन जिस टाइम पर अभी मैं हूं 1803 से 1805 जब युद्ध होगा, ये बाजीराव सेकंड पेशवा है। समझ रहे हैं आप? और बाजीराव सेकंड जो पेशवा हैं ये बहुत कमजोर है। यशवंतराव होलकर इनसे भी ज्यादा ताकतवर है। बताओ, जबकि ये पेशवा है लेकिन पावरफुल है यशवंतराव होलकर। अब कहानी बेटा ये है, यशवंतराव होलकर ने आसपास के बहुत सारे क्षेत्रों पर हमला किया, बहुत भयंकर हमला किया, रेड डाली, बहुत पैसा भी प्राप्त किया, लेकिन पूरा पैसा अपने पास रखा। और इस बात से पेशवा बाजीराव द्वितीय को बुरा लगा। पेशवा ने बोला, यशवंत, आजकल तुम ना तो हमसे पूछ के कहीं रेड डालते हो, कहीं रेड डालते हो तो हमसे कुछ शेयर नहीं करते हो, उसका कुछ हिस्सा नहीं देते हो। हम पेशवा हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम तुम्हारे ऊपर हैं, भूलो मत। यशवंतराव होलकर जी ने जवाब दिया, गए वो दिन जब आप हमसे ऊपर हुआ करते थे और आपके फैसलों में वो समझ दिखा करती थी। अब हम आपसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, हमें जो सही लगेगा हम करेंगे। इन दोनों में ठन गई। ऐसे टाइम पर यशवंतराव होलकर का सगा छोटा भाई विट्ठोजी होलकर एक बार पूना वाले क्षेत्र में घूम रहे थे, पूना वाला क्षेत्र वहां घूम रहे थे, और यह क्षेत्र बाजीराव सेकंड का है। अब बाजीराव सेकंड को पता चला कि यशवंतराव होलकर का सगा छोटा भाई इधर ही है, और वो वैसे भी गुस्से में थे यशवंत से। तो बाजीराव सेकंड ने बोला, विट्ठोजी होलकर को पकड़ लिया जाए, छोटे भाई को। और तब विट्ठोजी होलकर को पकड़ लिया गया और उन्हें हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया गया, मार दिया गया जान से। यह बात जब बड़े भाई यशवंतराव होलकर को पता चली, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आए कि मेरे सगे छोटे भाई को मार दिया, हर कोई गुस्से में आएगा। और तब यशवंतराव होलकर सेना लेकर पहुंचे हमला करने। ओहो, बाजीराव सेकंड को यह बात मालूम थी कि यशवंतराव होलकर की सेना बहुत पावरफुल है, हार जाएंगे। तो बाजीराव सेकंड भागते हुए किसके पास गए? ब्रिटिशों के पास। यानी साफ बात है बेटा, साफ बात है, पहले युद्ध में ब्रिटिशों को कौन आमंत्रित किया था युद्ध में? तो सही जवाब है रघुनाथ राव। भाई पहले युद्ध में किसने खींचा था ब्रिटिशों को? अपने आप थोड़ी ना आए थे, रघुनाथ राव। और अब किसने मराठों के मुद्दे में खींचा है ब्रिटिशों को? तो बाजीराव सेकंड पेशवा। तो ब्रिटिशों ने बाजीराव सेकंड को कहा कि देखो भाई, मदद करेंगे। रघुनाथ राव को भी कहा था, लेकिन पहले संधि करो। रघुनाथ राव से भी करवाई थी, क्योंकि ब्रिटिश कोई भी काम करते हैं तो पक्का काम की लिखित में होना चाहिए कि आपको क्या मदद चाहिए और मदद मिलने के बाद आप हमको क्या प्रोवाइड करेंगे, सब लिखित में दो। तो कुल मिला के बाजीराव सेकंड से ब्रिटिशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर करवाया सन 1802 में, ठीक है। और वो सन 1802 में जो साइन करवाई संधि, इसको हम लोग कहते हैं बसीन की संधि। क्या कहते हैं बेटा? ट्रीटी ऑफ बसीन, क्योंकि ये बसीन नाम की जगह पे साइन की गई थी। बसीन मुंबई में ही आज तो मौजूद एक आइलैंड है जिसको हम कहते हैं वसई। असल में जो मुंबई है आज का, वो 7 आइलैंड से बना हुआ है। पहले ये आइलैंड अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन आज ये आइलैंड्स नहीं बचे हैं, आज तो ये पूरी जमीन बन गई है। तो बसीन, जिसको वसई कहते हो ना आज आप, तो ये वहीं पर संधि हुई थी, इसलिए बसीन की संधि। बेसिकली इस संधि में ब्रिटिशों ने सहायक संधि साइन करवा ली। किससे?
बाजीराव सेकंड से। मैं आपको बता रहा हूं कि सहायक संधि क्या है, परेशान ना हो। यहां पर आप इस इमेज में देख सकते हो, ये ब्रिटिश हैं, ये पेशवा बाजीराव सेकंड है। इनके बीच में जो संधि साइन हो रही है वो 1802 में साइन हो रही है। और इस संधि को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो 1802 में ये जो संधि साइन हो रही है इसको हम लोग बसीन की संधि के नाम से जान रहे हैं। बढ़िया सर। और ये जो बसीन की संधि है ये बेसिकली सहायक संधि है। और इनको बोला गया पेशवा बाजीराव द्वितीय को कि सुनिए पेशवा, आपको हम 6000 ब्रिटिश सैनिक देंगे आपकी सहायता के लिए, लेकिन बदले में आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा। अरे पेशवा ने बोला मरता क्या नहीं करता, इनकी तो भाई पहले इनको जान बचानी, क्योंकि इनके पीछे कौन पड़ा, यशवंतराव होलकर। तो इनने आनंद फानंद में बिना पूरी संधि पढ़े साइन कर दिया। अब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि सहायक संधि बहुत खतरनाक इसलिए होती है, उसके प्रावधान बड़े खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि जो भी सहायक संधि साइन करता है उसको एक ब्रिटिश आर्मी मिलती है जो उसकी रक्षा करती है। अब भाई पेशवा को तो ब्रिटिश आर्मी चाहिए थी जो रक्षा करे, तो वो तो इनको मिल गई, लेकिन साथ में एक ब्रिटिश रेसिडेंट होता है जो उसी राजा के या उसी व्यक्ति के दरबार में रहेगा जिसने साइन किया, यानी पेशवा के दरबार में। साथ साथ अपने विदेशी मामले, एक्सटर्नल अफेयर्स सरेंडर करने पड़ते हैं। आप बिना ब्रिटिशों से पूछे आप कोई युद्ध मैत्री नहीं कर सकते, कोई व्यापार नहीं कर सकते। साथ साथ आपको किसी अन्य यूरोपीय को नौकरी पर रखना है तो पहले ब्रिटिशों से पूछना पड़ेगा, एक ये भी बंधन है। बहुत सारे बंधन है, लेकिन मरता क्या नहीं करता वाली बात है, इनने साइन कर दी क्योंकि इनको तो पहले प्रोटेक्शन चाहिए। तो अब इनने साइन कर दिया है, यानी कुल मिला के ब्रिटिशों ने पेशवा को कमिटमेंट दिया कि ठीक है भाई हम तुम्हारे लिए युद्ध लड़ेंगे यशवंतराव होलकर से। तो कुल मिला के ब्रिटिश और बेटा ब्रिटिश और इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश और बाजीराव सेकंड ये एक टीम में हो गए और इनकी लड़ाई किससे हो रही है, होलकर से। 1803 में ये युद्ध शुरू हो गया। अब अन्य मराठाओं को बहुत बुरा लगा कि भाई जो मुद्दा बाजीराव सेकंड और होलकर यानी मराठों का मुद्दा था उसमें बिना मतलब में ब्रिटिश क्यों टांग अड़ा रहे, और इसलिए कई सारे मराठा सिंपथी में होलकर के साथ आ गए। कौन कौन, एक आ गए आपके भोसले जो नागपुर और आसपास के क्षेत्र को देखते थे, और एक आपके आ गए सिंधिया जो ग्वालियर और आसपास के क्षेत्र को देखते थे। ये लोग भी इस युद्ध में कूद गए, शामिल हो गए। लेकिन इस बार ये तीनों लोग, ये त्रिगुट ये हार गया और ये वाले लोग जीत गए, ब्रिटिशों की जीत हुई। और जब ब्रिटिशों ने जीत हासिल की तब ब्रिटिशों ने भोसले और सिंधिया को कहा अब तुम लोग भी सहायक संधि साइन करो, तुम्हारे यहां पर भी अब ब्रिटिश सेना रहेगी। इनने मना किया, ब्रिटिशों ने बोला जान से मार देंगे, करो साइन। और तब बच्चे भोसले ने 1803 में और सिंधिया ने 1804 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया, जबरदस्ती करवाया गया। यानी अब भोसले और सिंधिया के यहां पे भी ब्रिटिश आर्मी पहुंच गई, ब्रिटिश रेसिडेंट पहुंच गया, इन पर भी बंधन डाल दिए गए कि आप युद्ध मैत्री व्यापार नहीं कर सकते, हमसे बिना पूछे किसी अन्य यूरोपीय को नौकरी पे नहीं रख सकते बिना हमसे पूछे। ये हो गई कहानी खत्म। अब आप बच्चों के मन में एक बात आ रही होगी कि सर होलकर लोगों से सहायक संधि क्यों नहीं साइन करवाई, क्योंकि होलकर भले ही हार गए हैं युद्ध, लेकिन अभी भी होलकर इन सभी मराठाओं में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और उस समय जो गवर्नर जनरल था जिसका नाम था वेलेस्ली, आप जानते हो वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि को बड़े स्तर पर लागू किया था, आप जानते हो। वेलेस्ली का टाइम पीरियड मैंने आपको सहायक संधि के दौरान बताया था 1798 से 1805, ये उसका वो है जो कार्यकाल है। और इसी के दौरान उसने ये युद्ध 1803 से 1805 लड़ा। इसी के दौरान उसने बाजीराव सेकंड से बसीन की संधि साइन की और इन दोनों को हराने के बाद सहायक संधि साइन की, लेकिन होलकर से साइन नहीं की। क्यों? क्योंकि वेलेस्ली का ऐसा मानना था कि होलकर अभी भी बहुत पावरफुल है और भले ही वो हार गया है लेकिन अभी वो शांत बैठा, अगर हमने उसे सहायक संधि के लिए उस पर दबाव बनाया हो सकता है वो फिर से नया युद्ध छेड़ दे और हम फिर से उसको हरा देंगे, ये भी बात तय है। लेकिन इस युद्ध में फिर हमारे कुछ ब्रिटिश लोग फिर से मारे जाएंगे। देखो मैं कह रहा हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम्हारी लड़ाई ऐसी व्यक्ति से हो रही है जो कमजोर है, तुम उसे 5 चांटे मार सकते हो, वो तुम्हें 2 चांटे मार सकता है। तुम्हें मालूम है तुम जीतोगे लेकिन 2 चांटे तुम्हें भी सहने पड़ेंगे, तो क्या तुम वो 2 चांटे सहने के लिए तैयार हो तो युद्ध लड़ो, नहीं तैयार हो तो मत लड़ो। तो अब वेलेस्ली का ऐसा सोचना है कि भाई होलकर को अगर मैंने फोर्स किया फिर से युद्ध होगा, मैं जीत जाऊंगा, मगर फिर मेरे भी तो कुछ ब्रिटिश लोग कम लोग मारे जाएंगे, मेरे होलकर के ज्यादा मारे जाएंगे मगर मेरे कुछ तो मारे जाएंगे, तो मुझे वो नहीं मरने देना, इसलिए युद्ध नहीं करना है।
वेलेस्ली ने सोचा कि भाई मुझे मोर देन इनफ, बहुत कुछ प्राप्त हो चुका है इस युद्ध के दौरान, 3 लोगों से, मराठाओं से मैंने सहायक संधि साइन करवा ली, और क्या चाहिए, तो उसको छोड़ दिया, लेकिन बाकी सबसे सहायक संधि हो गई है। तो यहां पर देखो मैं पढ़ता हूं, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, कारण पेशवा बाजीराव द्वितीय ने यशवंतराव होलकर से सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के साथ 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर की। मैंने पूरी बात आपको बता दी। सो पेशवा बाजीराव सेकंड साइन ट्रीटी ऑफ बसीन इन 1802 विथ ब्रिटिश फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम यशवंतराव होलकर, क्योंकि यशवंतराव होलकर मारने आ रहे थे। फिर क्या हुआ भाई, परिणाम होलकर भी हार गए, भोसले भी हार गए, सिंधिया भी हार गए। फिर क्या हुआ, तो भोसले और सिंधिया ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर की। कब किए, भोसले ने 1803 में किए और सिंधिया ने 1804 में सब्सिडरी अलायंस पर साइन किया। सो आफ्टर द लॉस भोसले एंड सिंधिया साइन सब्सिडरी अलायंस। चलो इस प्रश्न का जवाब देना है, ब्रिटिशों के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले मराठा कौन थे। चलो भाई इसका जवाब दो, बताओ, अभी अभी तुमने पढ़ा। हाँ भाई, तो इसका सही जवाब क्या है भाई, ब्रिटिशों के साथ बसीन की संधि पर हस्ताक्षर करने वाले मराठा कौन थे, तो सही जवाब है बाजीराव द्वितीय थे। सही है, बाजीराव सेकंड। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो, मैंने आपको सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि में जब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपको ना एक स्लाइड दिखाई थी और मैंने आपको बोला था कि तुम बस सहायक संधि में ये याद रखो कि सबसे पहले हैदराबाद ने साइन किए, फिर मैसूर तंजौर ने किए, फिर अवध ने किए, और फिर मैंने बोला था फिर आगे का मेरे लिए छोड़ दो, मैं तुम्हें मराठा युद्ध में पढ़ाऊंगा कि किन परिस्थितियों में बाकियों ने साइन किया। और अब आप देखो आपके सामने, पेशवा ने 1802 में किया, जिसको हम बसीन की संधि बोल रहे हैं, क्योंकि यशवंतराव होलकर इनको मारने के लिए आ रहे थे, इनकी माहौल, इनकी स्थिति समझ में आ गई। अच्छा, भोसले और सिंधिया ये लोग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हारने के बाद इनने साइन किया, याद है, अभी अभी हमने पढ़ा। और देखो यहां पे भी वही लिखा हुआ था। अब होलकर बच गए, होलकर ने अभी सहायक संधि साइन नहीं की, लेकिन वो आगे करेंगे, कब, तीसरे युद्ध के बाद। तो अब हमको शुरू करना है अपना तीसरा युद्ध। तो तीसरा युद्ध शुरू करने से पहले पुराने वाले युद्ध लिख लेता हूं। तो जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है 1776 से 1782, जो सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है वो हुआ है 1803 से 1805, और जो तीसरा युद्ध हुआ है वो हुआ है 1817 से 1818। ठीक है, अब देखो तीसरा युद्ध क्यों हुआ। तीसरे युद्ध का कारण दूसरे युद्ध में छिपा हुआ है। क्यों, क्योंकि दूसरे युद्ध के दौरान 3 मराठा सरदारों ने साइन किया था सब्सिडरी अलायंस, और ये बहुत ही खतरनाक बंधन है, और जिसको उड़ने की आदत हो उस पर अगर पिंजरा डाल दिया जाए तो वो तो फड़फड़ाएगा ही। अब याद करो, इन पर बहुत सारे बंधन है, ब्रिटिश आर्मी इनके राज्य में है, ब्रिटिश रेसिडेंट 24 घंटे निगरानी रखता है कि कोई षड्यंत्र तो नहीं बन रहा, दखल देता है, हस्तक्षेप करता है राज्य के मुद्दों में, और कोई भी युद्ध मैत्री करने से पहले, व्यापार किसी अन्य राज्य से करने से पहले ब्रिटिशों से पूछना पड़ता है, यानी पूरी स्वतंत्रता खत्म है। सॉरी, स्वतंत्रता नहीं है, तो गौरव खो चुका है। मैंने कहा ना, जिसको उड़ने की आदत है उस पे पिंजरा जाएगा तो उसको तो बुरा लगेगा ही, है कि नहीं भाई। जैसे मान लो तुम छोटे हो, तुमने मम्मी को बोला कि मैं खेलने जा रहा हूं मम्मी, 5 बज गया है, मम्मी ने बोला ठीक है चले जाओ, तुमने परमिशन मांगी, तुमने 2 घंटे 5 से 7 खेला, दूसरे दिन भी तुमने बोला मम्मी मैं जाऊं, मम्मी ने बोला जाओ, ऐसा तुमने 6 महीने की, अब तुम्हें लत लग गई, आदत हो गई। अब 7वां महीना शुरू हुआ और तुमने बोला मम्मी मैं खेलने जा रहा हूं, मम्मी ने बोला नहीं आज नहीं जाओगे। अब तुम करोगे विरोध, क्योंकि तुम्हें उड़ने की आदत, तुम बोलोगे मैं जाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है मुझे, और मम्मी ने वहां से तुम्हें, जो भी उनके आसपास था, क्योंकि इंडिया में मम्मियों की विशेष खूबी है कि मम्मियों को मारने के लिए कोई विशेष औजार की जरूरत नहीं, आसपास उनको जो मिल जाए, स्टील का ग्लास हो सकता है, वाइपर हो सकता है, ठीक है, चप्पल हो सकती है, सोटी वो जिससे कपड़े धोते हैं, है ना, मिनी बैट, इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे सर सोटी क्या होता है, बेटा सौठी बेटा सौठी, है ना, कपड़े धोने वाला। बेलन, ठीक है, बेलन, रोलिंग पेन बेटा बेलन, तो बेलन जो मिल जाए तो मम्मी पट्टी पट्ट से मारेंगी और फिर वो बच्चा वहीं ढेर, कोई फिर कहीं घूमने वूमने खेलने वेलने की कोई बात नहीं, लेकिन विरोध किया। क्यों, क्योंकि आदत है खेलने की।
यही अगर वो बच्चा शुरू में होता, जब पहली बार उसने आज्ञा ली थी खेलने जाऊं और मम्मी बोल देती मत जाओ, वो तब विरोध नहीं करता, क्योंकि उसको आदत ही नहीं, उसने खेलने का सुख कभी नहीं देखा, तो उसको मालूम नहीं है। अब यहाँ पे मराठा सरदारों ने स्वतंत्रता का सुख भोगा है, उनको मालूम है कि फ्रीडम का एक अलग ही मजा है, लेकिन अब तो वो बंधन में, इसलिए वो तड़प रहे हैं बंधन से बाहर आने के लिए। वो मौका ढूंढ रहे हैं कि कब ब्रिटिशों से कोई लड़ाई करें और सहायक संधि से बाहर आए। जब वो मौका ढूंढ रहे हैं, इतने में ब्रिटिशों की लड़ाई शुरू हो जाती है। किससे? पिंडारी से। अभी पिंडारी कौन है भाई? एक नया नाम। चलो भाई पिंडारी समझते हैं। तुमने वो पिक्चर देखी है बाहुबली? बाहुबली पिक्चर में एक सीन आता है, जब एक बार महेंद्र बाहुबली अपने मामा कटप्पा के साथ कहीं जा रहे होते हैं और एक नदी होती है, वहां बहुत सारी लाशें होती हैं। तो पूछते हैं बाहु कि मामा ये किसकी लाशें हैं? और मामा जवाब देते हैं कटप्पा, ये पिंडारियों ने मार दिया है लोगों को, लोगों की लाशें हैं, पिंडारियों ने किया है। एक और सीन बताता हूं, ये वाला सीन तो बहुत ही फेमस हुआ था, आपको याद होगा कि भाई जब एक बार देवसेना होती है ना, हाँ सर बताइए। वाह बेटा। तो देवसेना के मकान पर बहुत सारे लाल कलर के कपड़े पहने हुए लोग हमला करते हैं और तब बाहुबली बैलों की सींग पर आग लगा देते हैं। बताओ, एनिमल क्रुएल्टी, लेकिन सब ताली बजा रहे थे। और तब उन लाल कपड़े वाले लोगों पर छोड़ देते हैं। वो कौन होते हैं लाल कपड़े वाले लोग? वो भी पिंडारी होते हैं। उस पिक्चर में कई बार बताया, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और था। पिंडारी मतलब लुटेरे, यानी लुटेरे मतलब डकैत, जो लोगों को लूटते हैं और लूटने के प्रोसेस में अगर उन्हें लगे कि मारना पड़े तो मार भी देते थे। और कई सारे उच्च ब्रिटिश अधिकारी, हाई ब्रिटिश ऑफिसर्स, मतलब पोजीशन में हाई, उनको पिंडारियों ने पैसा लूटने के लिए मार दिया था। जैसे कोई ब्रिटिश अधिकारी जा रहे हैं, उनको रोका, उनसे पूरा सामान लूटा और मार दिया। तो ब्रिटिशों के लिए पिंडारी बहुत बड़ी समस्या बन गए थे, इसलिए ब्रिटिशों ने इन डकैतों पर हमला कर दिया। मीनवाइल मराठा तो मौका ही ढूंढ रहे थे ब्रिटिशों से लड़ने का, तो मराठों ने बोला क्यों नहीं हम पिंडारियों के साथ मिलकर लड़ें। तो जो लड़ाई ब्रिटिश और पिंडारी की थी उसमें मराठा कूद गए। कौन कूद गया? पेशवा, भोसले, सिंधिया, क्योंकि ये सहायक संधि से मुक्ति चाहते थे। होलकर भी कूद गए। होलकर क्यों कूद गए? क्योंकि सेकेंड वॉर में होलकर हारे थे, तो उनको बदला लेना था हार का। तो कुल मिला के बच्चे मराठा लोग कूद गए, मगर तब भी ये जो गुट है ये हार गया और इस बार फिर से ब्रिटिश जीते। यह युद्ध 1817 से 1818 के दौरान चला। अच्छा, इस युद्ध के दौरान एक विशेष लड़ाई होती है जो 1 जनवरी 1818 को ही, जिसको हम कहते हैं भीमा कोरेगांव की लड़ाई। क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव की लड़ाई, बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। और इस युद्ध में जो पेशवा के बीच होता है और ब्रिटिशों के बीच होता है, इसी के दौरान, है ना, तो पेशवा यहाँ पे बाजीराव सेकंड हार जाते हैं, ब्रिटिश जीत जाते हैं। अच्छा, ब्रिटिश सबसे ज्यादा इस युद्ध में पेशवा से ही नाराज थे, क्योंकि ब्रिटिशों ने बोला पेशवा तुझसे बड़ा धोखेबाज हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि क्या तुम नहीं थे जो सेकंड वॉर में हमसे मदद मांगने आए थे? जब यशवंतराव होलकर तुम्हें मारने आ रहे थे तब तुमने हमसे मदद मांगी, हमने तुम्हें बचाया, और आज तुम मुझसे ही लड़ते हो। तो पेशवा कहते हैं धोखेबाज मैं नहीं, धोखेबाज तुम हो ब्रिटिश। मैंने तुम्हें दोस्त समझा था, तुमसे संधि की थी, लेकिन तुमने तो मेरी स्वतंत्रता ही छीन ली, गुरूर छीन लिया। और तब ब्रिटिशों ने युद्ध में इसको हराया और पेशवा को हराने के बाद बोला अब तुम पूना में नहीं रहोगे। और बेटा पेशवा को पूना से हटा दिया, पेशवा पद समाप्त कर दिया और पेशवा को पूना से हटा के कहां भेज दिया? बिठूर। बोला ब्रिटिशों ने कि तुम अपने क्षेत्र में रहोगे तो फिर कुछ कुछ दिनों में विद्रोह करोगे, अब हम तुम पे विश्वास नहीं कर सकते, तुमको भेज रहे बिठूर, कानपुर के पास, उत्तर प्रदेश। इस प्रकार पेशवा पद समाप्त हो गया। तो देखो यहां पे मैंने आपको एक लिस्ट दिखाई थी ना भाई, एक लिस्ट जो हम बहुत देर से देख रहे हैं, उस लिस्ट में आप नोटिस करते हो कि बाजीराव सेकंड के बाद कोई पेशवा नहीं है। कहां से होगा? क्योंकि पेशवा पद ही समाप्त हो गया। और आप नोटिस करो कब समाप्त हुआ है? 1818 में, क्योंकि युद्ध 1818 में समाप्त हुआ ना। तो बेटा पेशवा का पद कब समाप्त हुआ? 1818। युद्ध कब समाप्त हुआ? 1818। इसलिए लास्ट पेशवा कभी कोई पूछे तो क्या बताओगे? बाजीराव सेकंड लास्ट पेशवा है। ठीक है जी, ठीक है सर, चलो बहुत बढ़िया। तो ये भी हमने पूरी बात कर ली। चलिए आइए तो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं थ्योरी। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 18। आइए, तो मराठों द्वारा अपने खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त करने का प्रयास,
ब्रिटिशों का पिंडारियों पर आक्रमण। सो रीजन अटेम्प्ट बाय मराठास टू रिगेन देयर लॉस्ट ग्लोरी, पुराने अच्छे दिन लाना चाहते थे और ब्रिटिशों ने पिंडारियों पर अटैक कर दिया, यही कारण बना। फिर परिणाम मराठों की हार हो गई, पेशवा पद समाप्त हो गया, पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। इस प्रकार बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा बने। अच्छा, अब एक और बात, होलकर लोग भी हार गए, होलकर से इस बार सहायक संधि करवा ली गई। आप सब बच्चे अच्छे से जानते हो कि सेकेंड वॉर के दौरान होलकर से सहायक संधि नहीं करवाई थी। किससे करवाई थी? एक तो पेशवा ने की थी बसीन की संधि, वो भी सहायक संधि थी। इसके अलावा वॉर में हारने के दौरान भोसले और सिंधिया ने कर दी थी, लेकिन होलकर ने नहीं की थी। लेकिन अब होलकर ने भी कर दी है, तो होलकर ने भी बच्चे सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिया है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई 1 जनवरी 1818, पेशवा वर्सेस ब्रिटिश, जिसमें पेशवा की हार। तो ये भी मैंने आपको पूरी बातें बता दी। सो बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 1818, पेशवा वर्सेस ब्रिटिश, पेशवा लॉस्ट, होलकर साइंड सब्सिडी लाइन्स इन 1818। इनफैक्ट इस लिस्ट में आप ये चीज साफ साफ देख भी सकते हो कि होलकर ने बेटा कब साइन किया है? 1818। अब आपको पता चल गया क्या माहौल था। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि ये आप मेरे लिए रख दो जो मराठाओं ने की है साइन, और देखो अब आपको सबकी कहानी मालूम चल गई। चलो भाई, तो यहां पे हम लोग आगे बढ़े। पेशवाओं के क्रम में सबसे अंतिम पेशवा कौन है? चलो भाई, इसका जवाब देना है बेटा। पेशवाओं के क्रम में सबसे लास्ट पेशवा, अंतिम पेशवा कौन है बताइए? तो पेशवाओं के क्रम में सबसे अंतिम पेशवा कौन है? तो बाजीराव सेकंड सबसे लास्ट पेशवा है, सबसे अंतिम पेशवा है। अच्छा, भीमा कोरेगांव की लड़ाई निम्नलिखित में से किसकी विजय हुई? भीमा कोरेगांव की लड़ाई किसकी जीत होती है इसमें? तो ब्रिटिशों की जीत होती है। तो ये भी बात हमको मालूम चल गई। चलो भाई, अब आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात क्या है, इस युद्ध में ब्रिटिशों ने पेशवा को उसके क्षेत्र से हटा के बिठूर भेज दिया। तो उसके क्षेत्र का क्या हुआ? काफी कुछ क्षेत्र ब्रिटिशों ने हड़प लिया, लेकिन हर बार की तरह अब तो आप ये बात पक्के रूप से जान चुके हो कि ब्रिटिश किसी क्षेत्र को पूरी तरीके से हड़पते नहीं, पूरा एनेक्सेशन नहीं कर रहे हैं। क्या करते थे? काफी कुछ हड़प लेते थे, एक छोटा एरिया छोड़ देते थे, और उस छोटे एरिया पर वहां के कोई लोकल को रूलर बना देते थे, ताकि वहां के जो लोकल लोग हैं उनकी भावनाओं का सम्मान हो सके, कि कभी वो लोग विद्रोह ना करें। तो इसलिए किसी लोकल व्यक्ति को रूलर बना दो। तो यहां पे क्या किया ब्रिटिशों ने? शिवाजी महाराज का जो वंश था, जो चल रहा था ना, शिवाजी महाराज आए, आगे चल के उसी वंश में शाहू आए, ठीक है, तो उसी वंश के एक नाबालिग को बना देते हैं अगला राजा। ठीक, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए, बाकी ये एग्जाम में कभी नहीं आया। चलो भाई, तो कुल मिला के हमने बात कर ली। अब हमको करना है सिख युद्ध व्यवगत का सिद्धांत। कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आओ करते। हाँ भाई, समय तो देखो सिंपल सी बात है कि समय तो लगेगा, अगर अच्छे से डेप्थ में चीज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा तो समय देना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे बिना समय व्यर्थ किए, थोड़ा सा बस पानी पी लें और फिर सिख युद्ध हम लोग तेजी से करेंगे। ओके, मतलब अच्छे से ही करेंगे, डोंट वरी। हाँ, मैंने आप बच्चों को पढ़ाया है कि आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए बेटा? एंग्लो मैसूर वॉर कितने हुए? 4, है ना, एंग्लो मैसूर। एंग्लो मराठा, आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए? 3, अभी अभी हमने पढ़े। अब मैं पढ़ा रहा हूं आंग्ल सिख युद्ध, एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो मतलब ब्रिटिश, सिख राज्य था, मतलब सिख तो समुदाय है, उनका जो किंगडम था सिख लोगों का उस टाइम पे, वहां से लड़ाई होगी ब्रिटिशों के साथ। तो ब्रिटिश और सिखों की लड़ाई, इसलिए एंग्लो सिख वॉर। और कितनी होंगी बेटा? 2। तो देखो याद रखना कितना आसान है, 4, 3, 2। अब पहले हम लोग एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो पंजाब का एक मैं बैकग्राउंड आपको समझा रहा हूं, फिर वॉर तो आसानी से हो ही जाएगा, वो कोई समस्या नहीं। तो ये कहानी है पंजाब की। तो ये जो उस समय का जो पंजाब था, तो वो कुछ इस तरीके से डिवाइडेड था। क्या हुआ करता था भाई पंजाब में? पंजाब में थी अलग अलग मिस्ल। कितनी मिस्ल थी भाई? 12 मिस्ल थी। तो ये हो गई 4, ये हो गई 12, 4 × 3 12 मिस्ल थी पंजाब में। कितनी? 12। मिस्ल क्या होता है? जैसे ही हमने बोला मिस्ल नंबर 1, मिस्ल क्रमांक 1। मिस्ल मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। जैसे मान लो ये एक लोगों का समूह है जिसमें कितने लोग रह रहे हैं? मान लो 1000 लोग इस मिस्ल में रह रहे हैं, और हर मिस्ल का एक सरदार होता था। जैसे हमने बोल दिया भाई यहां का कोई सरदार है, हमने बोल दिया S1, कोई चीफ है, सरदार है, उसको हमने नाम क्या दे दिया बेटा? S1। तो ये जो 1000 लोग हैं ये सिर्फ अपने ही सरदार की बात सुनेंगे और किसी की नहीं।
तो मिस्ल कोई बड़ी चीज नहीं, बस लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। और जो व्यक्ति किसी मिस्ल का होता था तो वो उसी मिस्ल के सरदार, अपने हेड की बात सुनता था और किसी की नहीं। जैसे ये हो गया मिस्ल नंबर 2, तो यहां का कोई सरदार होगा S2। वैसे यहां पे मिस्ल नंबर 3, तो यहां पर कोई सरदार होगा और वहां के लोग उसी की बात सुनेंगे। जैसे मान लो मिस्ल नंबर 2 में कितने लोग हैं, 2000 लोग हैं। मान लो मिस्ल नंबर 3 में 5000 लोग हैं। मिस्ल नंबर 4 में 500 लोग हैं। M4 इसका कोई सरदार होगा, तो ये 500 लोग अपने ही सरदार की बात सुनेंगे। वैसे ही बेटा एक मिस्ल थी जिसका नाम था सुकर चकिया मिस्ल। क्या नाम था? सुकर चकिया मिस्ल। सुकर चकिया मिस्ल, तो ये क्या है भाई? ये एक मिस्ल का नाम है। तो लोगों का एक समूह था सुकर चकिया मिस्ल, जिसके हेड थे रणजीत सिंह साहब के पिताजी। लेकिन जब पिताजी की डेथ हुई तो रणजीत सिंह, जिनकी उम्र 12 साल थी, उनको तब ये मिस्ल संभालनी पड़ी। तो भाई सुकर चकिया मिस्ल के हेड बनते हैं कौन? रणजीत सिंह साहब, जिनके बारे में हमको अभी पढ़ना है। तो रणजीत सिंह सिख हैं और सुकर चकिया मिस्ल वही संभाल रहे हैं। लेकिन उनकी उम्र क्या है? मात्र 12। 1780 में रणजीत सिंह जी का जन्म हुआ, 1780, और 1792 में उनको सुकर चकिया मिस्ल संभालनी पड़ी। सोचो 12 साल। लेकिन अब आप सोच रहे होगे सर 12 साल में कोई हेड कैसे बनता है? असल में हिस्ट्री में ऐसा कई बार देखने को मिलता है, और ऐसा इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि जब भी कोई बच्चा राजा बनाया जाता है, हेड बनाया जाता है, तो हमेशा कोई ना कोई उसका रीजेंट बनाया जाता है। रीजेंट मतलब होता है जो उसके बिहाफ पर, जिसके पास पावर होंगी। इसका ये मतलब है कि जैसे जब आप छोटे थे 18 साल से कम, तो याद है आपको क्या बोला जाता था? जब भी स्कूल जा रहे हो तो टीचर बोलती थी ये अपने पेरेंट्स से साइन करवा के लाना। आप 18 साल से कम के होते हो तो आपकी दुनिया में कोई विशेष इज्जत नहीं होती। आपका ना वोटर कार्ड होता है, ना आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ठीक है। और जैसा स्कूल का तो मैंने बता ही दिया, हर चीज़ के लिए क्या बोलते हैं? अरे नहीं नहीं, आप तो पेरेंट्स से साइन करवाओ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी उसमें पेरेंट्स आएंगे। ऐसी स्थिति है। जब आप सोचो, जब आप छोटे हो, आप सिर्फ अपने जीवन को प्रभावित कर सकते हो, फिर भी दुनिया आपको अपने खुद के जीवन को जीने के फैसले नहीं लेने दे रही। तो आप सोचें कि जब कोई व्यक्ति, बच्चा है, राजा बन जाता है, तो उस बच्चे राजा को कैसे इतने सारे लोगों को संभालने का अनुमति देंगे? जाहिर सी बात है नहीं देंगे। तो उसको राजा तो बना देते हैं, लेकिन उसके बिहाफ पे कोई ना कोई संरक्षक होता है, रीजेंट होता है, जो फैसले लेता है। जैसे आगे चल के मध्यकालीन भारत में मैं डिस्कस करूंगा कि जब अकबर मुगल बादशाह बनते हैं तो उनकी उम्र होती है 13। उस टाइम पे बैरम खान, जो उनके मिलिट्री कमांडर होते हैं, वही उनके रीजेंट यानी संरक्षक होते हैं, जो अकबर के बिहाफ पे फैसले लेते हैं। क्योंकि बेटा बच्चे को तो कोई चीज की समझ ज्यादा नहीं है, उसके लिए तो हर चीज मजाक है। वो तो ऐसे ही कह देगा लॉलीपॉप खाते खाते कि हाँ हाँ, हाथी को जनता पे छोड़ दो, मुझे देखना है, मैंने बहुत देर से कोई खिलौना अच्छा देखा नहीं, चलो छोड़ो, मेरे को एंजॉय करना है। वो चॉकलेट खा रहा है और वो कह रहा है कि हाँ हाँ, ये जो आदमी था ये मुझे बहुत देर से घूर रहा है, इसको शेर के पिंजरे में डाल दो। ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। बच्चा को पावर रियल में नहीं दे सकते जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। तो रणजीत सिंह साहब 1792 में सुकर चकिया मिस्ल के हेड बन जाते हैं, लेकिन उन कोई ना कोई रीजेंट रहता है। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाते हैं, 18 साल के हो जाते हैं, तब वो अपने फैसले खुद ले रहे हैं। और जब वो अपने फैसले खुद लेने लग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो देखते ही देखते एक्सपेंशन करते हैं, क्षेत्र विस्तार करते हैं। तो सुकर चकिया मिस्ल का अब एक्सपेंशन होने लगा, ध्यान देंगे। तो बेटा सुकर चकिया मिस्ल का क्या होने लगा? एक्सपेंशन करने लगे। देखते ही देखते आसपास के जो सरदार थे उनको या तो युद्ध में हराने लगे रणजीत सिंह, या वो सामने वाले अगर समझदार थे वो खुद ही सरेंडर कर दे रहे थे। एक ऐसा समय आया जब बेटा रणजीत सिंह साहब ने पूरा मिस्ल का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, और पूरा जो पंजाब वाला क्षेत्र है वो पूरा इनके ही कंट्रोल में आ गया। यानी जो 12 मिस्ल थी सब खत्म, पूरा क्षेत्र इनके कंट्रोल में, पूरे लोग इनके कंट्रोल में। अब हम इनको कहेंगे महाराजा रणजीत सिंह। देखो पहले ये कौन थे? चीफ, सरदार। अब ये कौन है? महाराजा। चीफ और किंग में फर्क होता है, सरदार और महाराजा में फर्क होता है। सर क्या फर्क है? अरे बड़ा सिंपल है बेटा। आपने शोले मूवी देखी होगी तो वहां पे आप सुनते हो सरदार गब्बर सिंह, आप ये सुनते हो राजा गब्बर सिंह नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत छोटा एरिया था कंट्रोल में, पहाड़ों में वाला जो एरिया था, वो उनका जो गढ़ था वो उनके कंट्रोल में था। छोटा एरिया कंट्रोल में, बहुत कम लोग हैं जो बात सुन रहे हैं, इसलिए सरदार।
जब बड़ा एरिया कंट्रोल में होता है, बहुत सारे लोग कंट्रोल में होते हैं, तो राजा। तो अब पहले वो सरदार थे, सुकरचकिया मिस्र के चीफ थे, अब पूरा पंजाब उनके कंट्रोल में आ गया तो महाराजा। देखते ही देखते रणजीत सिंह साहब ने क्षेत्र विस्तार किया अफगानिस्तान वाले क्षेत्र तक, यहां पर कश्मीर वाले क्षेत्र तक क्षेत्र विस्तार किया। उनने 2 राजधानियां बनाई, उनका पॉलिटिकल कैपिटल था, राजनीतिक कैपिटल था लाहौर, और उनका जो रिलीजियस कैपिटल था, धार्मिक। तो ये तो बड़ा इजी है गैस करना, अमृतसर क्यों? गोल्डन टेम्पल कहां है? अमृतसर सिखों का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल। तो अमृतसर रिलीजियस कैपिटल है, और लाहौर क्या है? लाहौर है इनका पॉलिटिकल कैपिटल। तो लाहौर इनने 1799 में जीता था। अच्छा, अब यहां पे हमारे लिए ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि रणजीत सिंह साहब ने बहुत तेजी से एरिया एक्सपेंशन किया। जब बहुत तेजी से क्षेत्र विस्तार रणजीत सिंह साहब कर रहे थे, तो बेटा ब्रिटिश डरने लगे। तो अब हम लोग अगर इंडिया के संदर्भ में बात करें, अब देखो इंडिया के संदर्भ में अगर हम इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो रणजीत सिंह साहब ने ये वाला एरिया अपने कंट्रोल में कर लिया, यानी पंजाब हो गया, कश्मीर हो गया, अफगानिस्तान हो गया। अच्छा, मीनवाइल ब्रिटिश यहां पे मौजूद है बंगाल में, ब्रिटिश यहां मराठों वाले क्षेत्र में, मैसूर वाले क्षेत्र में। तो ब्रिटिश डरने लगे, इस सेंस में डरने लगे, ब्रिटिशों को लगा कि भाई अभी तो रणजीत सिंह सिर्फ ऊपर नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में एक्सपेंड कर रहे हैं, लेकिन कल अगर रणजीत सिंह ने डिसाइड किया कि वो इस क्षेत्र में एक्सपेंशन करेंगे, तो उनकी हमसे लड़ाई होगी। और ब्रिटिश इनसे डरते थे। ब्रिटिश इंडिया में 2 लोगों से बहुत डरते थे, एक हैदर अली और दूसरे रणजीत सिंह। और दोनों का कारण बड़ा सिंपल है, दोनों ही रणजीत सिंह और हैदर अली ने अपनी सेना की ट्रेनिंग फ्रेंच लोगों के हाथों करवाई थी। क्या बात करो सर? हाँ, ये बात तो मैंने तुम्हें हैदर अली में भी बताई थी ना। हैदर अली ने ब्रिटिशों के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों जीता? क्योंकि हैदर अली की सेना यूरोपीय तर्ज पर ट्रेनिंग प्राप्त की हुई थी, और यहाँ रणजीत सिंह की सेना भी फ्रेंच अधिकारियों द्वारा ट्रेंड है, और इसलिए रणजीत सिंह को डर नहीं लगता। डर तो ब्रिटिशों को लगता है। वैसे भी सिख लोग बड़े अच्छे वॉरियर्स, दूसरी बात फ्रेंच ट्रेनिंग प्राप्त होने से और स्ट्रांग हो गए, इसलिए ब्रिटिश नहीं चाहते थे कि कभी इनसे लड़ाई हो। तो ब्रिटिशों ने बेटा क्या किया? ब्रिटिशों ने एक प्रस्ताव रणजीत सिंह साहब के पास जाके रखा कि ये सतलज नदी है, तो सतलज नदी ना तो कभी हम लोग क्रॉस करके आपके क्षेत्र में जाएंगे, ना तो कभी आप क्रॉस करके हमारे क्षेत्र में आइएगा, इससे हमारी दोस्ती मित्रता बनी रहेगी। इस ट्रीटी को सन 1809 में साइन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, इसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। क्या बोलते हैं बेटा? शांति और मित्रता की संधि। शांति और मित्रता की संधि, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन हो गई। ब्रिटिश भी अब सुकून से सो रहे हैं कि भाई सतलज को हमने बॉर्डर बना दिया, दोनों क्रॉस नहीं कर सकते। बढ़िया। लेकिन हुआ क्या? साल 1839 में रणजीत सिंह साहब की डेथ हो गई। कब जन्म कब हुआ था? 1780। और डेथ कब हो गई बेटा रणजीत सिंह साहब की? तो डेथ हो गई 1839। अब रणजीत सिंह की डेथ पर सबसे ज्यादा खुश कौन है? सबसे ज्यादा खुश ब्रिटिश है। क्यों? क्योंकि बेटा रणजीत सिंह से बहुत डरा करते थे वो, और उनके लिए एक बहुत बड़ा दुश्मन खत्म हुआ। और उनके लिए एक और खुशी की बात थी ब्रिटिशों के लिए कि रणजीत सिंह की डेथ के बाद अगर कोई शक्तिशाली दूसरा सिख रूलर आता, तो अगेन ब्रिटिशों के लिए बुरी खबर थी कि भाई एक स्ट्रांग गया, दूसरा स्ट्रांग आया। लेकिन यहां पर तो एक स्ट्रांग गया, लेकिन उसके बाद जो बेटे थे रणजीत सिंह के, वो आपस में लड़ाई लड़ने लगे। लड़ाई हो गई बेटों के बीच में कि अगला शासक कौन बनेगा। अरे बाप रे! और 4 साल लड़ाई चली, 1839 से 43, और 4 सालों में बच्चों ने एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचाया, एक दूसरे को मारा, और सबसे छोटा बेटा जिसका नाम है दलीप सिंह, वो बन गए अगले रूलर। असल में बड़े भाइयों ने लड़के एक दूसरे को खत्म कर दिया था, तो छोटा भाई था जो इन युद्धों में, राजा बनने के युद्ध में इंटरेस्टेड था भी नहीं, वही जीवित बचा। ये होती किस्मत, तो ये बन गए रूलर। 1843 में अंततः दलीप सिंह रूलर बने, लेकिन ये अभी बच्चे हैं, ये रूलर बन गए। तो ब्रिटिश बहुत खुश है कि एक तो उनका बहुत बड़ा दुश्मन एक तो उनका बहुत बड़ा दुश्मन रणजीत सिंह, उनकी मृत्यु हो गई है, तो ब्रिटिशों के लिए एक दुश्मन खतरनाक वाला कम हुआ। दूसरा, अब जो पंजाब पे मौजूद है वो एक बच्चा है, माइनर है, अवयस्क है, अवयस्क माइनर। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश खुश है, और अब होगा युद्ध। तो देखो ब्रिटिश समय का वेट करते हैं। ब्रिटिशों से एक चीज सीखने वाली यही है, सही समय का इंतजार। तब युद्ध मत करो जब आप हार सकते हो, युद्ध तब करो जब जीतने की संभावना ज्यादा है। अब देखो रणजीत सिंह जब तक थे अटैक किया क्या नहीं, इनफैक्ट उनसे तो दोस्ती बना ली,
लेकिन अब जब रणजीत सिंह की मृत्यु होगी तो अपने असली रूप में आ रहे हैं कि भाई अब तो कमजोर हो गया पंजाब, चलो अब करेंगे हमला, अब होने वाला है युद्ध। अच्छा, एक और बात, दलीप सिंह तो बच्चे हैं तो कोई ना कोई इनका रीजेंट होगा जो शासन कर रहा होगा, तो कौन था? बिल्कुल रणजीत सिंह की वाइफ का नाम है रानी जिंदन। क्या नाम है बेटा? रानी जिंदन। और रणजीत सिंह और रानी जिंदन के ही बेटे का नाम है बेटा दलीप सिंह। तो दलीप सिंह किनके बेटे हैं? रणजीत सिंह और रानी जिंदन। अब रणजीत सिंह की तो डेथ हो गई 1839 में और दलीप सिंह बन गए अगले रूलर। तो इनकी जो रीजेंट थी वो इनकी मदर थी या रणजीत सिंह की वाइफ थी, वो थी जो इनके बिहाफ पे सारे फैसले ले रही है क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं। लेकिन अब देखना युद्ध शुरू होगा। तो युद्ध शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा देता हूं जो मैंने अभी अभी आपको पूरा एक्सप्लेन किया, तो उसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं ताकि कुछ परमानेंट रूप से भी आपके साथ जाए। चलो भाई, तो पंजाब के आधुनिक साम्राज्य की स्थापना रणजीत सिंह द्वारा की गई, जिनका जन्म 1780 में सुकर चकिया मिस्र में हुआ। जब वे 12 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने पिता को खो दिया। जब वे 18 वर्ष की आयु के थे तो उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और समझ से अपनी मिस्र का शासन करना शुरू किया। ये मैंने आपको बता दिया। उन्होंने फ्रांसीसी अधिकारियों ने ट्रेनिंग दी थी। ये पूरी चीज A to Z मैंने आपको क्लियर कर दी है। सो वी वॉज बॉर्न इन सुकर चकिया मिस्र। अच्छा, इनके दो कैपिटल थे, एक था लाहौर पॉलिटिकल राजनीतिक और एक था अमृतसर जो कि है रिलीजियस धार्मिक राजधानी। और देखो बेटा अगली चीज क्या है, 1809 में रणजीत सिंह ने अंग्रेजों के साथ शांति और मित्रता की संधि ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप किया। ये भी मैंने आपको समझा दिया है और साथ साथ इसे अमृतसर की संधि भी कहते हैं। अच्छा, ये एक नई बात है, मतलब अभी मैंने डिस्कस नहीं की, क्योंकि 1809 में ब्रिटिशों और रणजीत सिंह के बीच जो संधि हुई थी वो अमृतसर में हुई थी, इसलिए इसे अमृतसर की संधि भी कहते हैं। और इसने सतलज को दोनों के बीच की बाउंड्री डिसाइड कर दिया, सतलज एज दी बाउंड्री बिटवीन देम, कि कोई भी भाई सतलज क्रॉस नहीं करेगा। ये है दलीप सिंह जो रणजीत सिंह की डेथ के बाद बन गए हैं अगले रूलर, लेकिन ये छोटे थे तब। सर फोटो में तो बड़े दिख रहे हैं, फोटो बहुत बात की है, लेकिन जिस समय रूलर बने थे तब बच्चे थे। और ये उनकी मदर रानी जिंदन जो कौन है? रीजेंट। चलो अब युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। अब बेटा फर्स्ट युद्ध होगा, तो पहला युद्ध 1845 से 46। मैं काम करता हूं जितने भी अभी तक मैंने युद्ध पढ़ाए, मैसूर, मराठा और सिख एक जगह पे लिख देता हूं। मैसूर वाला जो युद्ध है पहला 1767 से 69 हुआ। मैसूर वाला दूसरा युद्ध 1780 से 84 हुआ। मैसूर वाला तीसरा युद्ध 1790 से 92 हुआ और मैसूर वाला चौथा युद्ध 1799 में हुआ। ये हो गई मैसूर की कहानी। ठीक है भाई, किसकी कहानी हो गई? ये हो गई मैसूर की कहानी। यहां पर मैंने लिख दिया मैसूर। चले मराठाओं की बात करें, मराठाओं के बीच और ब्रिटिशों के बीच 3 युद्ध हुए। सबसे पहला 1776 से 82, दूसरा 1803 से 1805, तीसरा 1817 से 1818। चल ये भी हमारी बात हो गई, ये हमने यहां पे लिख दिया मराठा। ठीक है भाई, मराठा। अब हम लोग आ जाते हैं क्या? सिख। सिखों का पहला युद्ध होगा 1845 से 46 और दूसरा युद्ध होगा 1848 से 49। चलो भाई आ जाओ फर्स्ट पे, आइए। तो पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 आखिर क्यों हुआ? कारण क्या थे? कारण बड़े सिंपल है। असल में ब्रिटिशों ने एक बार आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा। सर ये क्या बोल रहे हैं आप आंग्ल सिख पढ़ा रहे हैं, मुझे भी मालूम है, लेकिन आंग्ल सिख का ही कारण है आंग्ल अफगान युद्ध में छुपा। एक बार ब्रिटिशों की अफगान लोगों से लड़ाई हो गई। उस समय अफगान फोर्सेस बहुत पिछड़ी हुई थी और ब्रिटिशों के अस्त्र शस्त्र रणनीति सब बहुत एडवांस थे। तो ब्रिटिशों ने पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीटा कि हम यूं गए और यूं आए, बहुत भयंकर तरीके से हम हरा के आएंगे कुछ दिनों में। लेकिन जब ब्रिटिश इस युद्ध में कूदे तो हार गए और पूरी दुनिया में ब्रिटिशों की अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हुई कि आप तो बहुत ही चिल्ला के गए थे, सुपर पावर बन के गए थे, हम कुछ दिनों में हरा देंगे। हार गए। कुल मिला के ऐसी स्थिति में ब्रिटिशों की जब इतनी इंसल्ट हुई तो ब्रिटिशों ने अपनी हार को कम करने के लिए, इंसल्ट को कम करने के लिए छोटे छोटे राज्यों पर हमला करना शुरू कर दिया ताकि अपनी खोई हुई साख वापस पा सके। ये कुछ ऐसी बात है कि जैसे मान लो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 5 मैचों का सीरीज हुआ
और ऑस्ट्रेलिया बहुत चिल्लाया कि हम जीत के आएंगे, इंडिया को हराएंगे, और पता चला ऑस्ट्रेलिया हमसे हार गया। अब ऑस्ट्रेलिया अपनी इंसल्ट कम करने के लिए कमजोर देशों के साथ मैच रख ले, जैसे जिम्बाब्वे के साथ 5 मैच रख ले, बांग्लादेश के साथ 10 मैच रख ले, और दोनों को बुरी तरह उठा उठा के पटके यानी हराए, तो इससे थोड़ी बेइज्जती कम होगी। तो यहां पे भी वही होने लगा। जब ब्रिटिश हार गए अफगानों से, बेटा ऐसी स्थिति में ब्रिटिशों ने पता है क्या किया, छोटे छोटे राज्यों पर हमला करने लगे, जैसे सिंधिया पर हमला करने लगे, जैसे सिंध वाले क्षेत्र पर हमला करने लगे। ठीक है, तो सिंध वाले क्षेत्र पर हमला करने, पाकिस्तान में आज सिंध, उस समय तो पाकिस्तान था नहीं, इंडिया था, तो बेटा सिंध पर हमला किया, हमारे ग्वालियर वाले क्षेत्र पर हमला किया, और तब पंजाब में सिखों को लगा अगला हमला हम पे ही होगा, क्योंकि पंजाब की स्थिति डामाडोल थी, रणजीत सिंह थे नहीं, दलीप सिंह कमजोर हैं, बच्चे हैं, तो सिखों को डाउट होने लगा। ये पैटर्न पकड़ने वाली बात है। जैसे मैं आपसे कहूं 2, 4, 6, 8, बताओ अगला नंबर क्या, तो आप लोग क्या कहोगे? आप कहोगे सर अगला नंबर 10, तुम्हें कैसे पता? तुमने पैटर्न पकड़ लिया, 2, 4, 6, 8, तो अगला नंबर होगा 10। पैटर्न। यहां फ्रस्ट्रेशन ट्रांसफर हो रही है बेटा। ब्रिटिशों ने हार देखी अफगानों के सामने, तो ब्रिटिशों में फ्रस्ट्रेशन आई, उनने इनको हराया, मतलब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और पे निकाल रहे हैं। वो होता है ना कि बॉस ने चिल्ला दिया व्यक्ति को, तो फ्रस्ट्रेशन में अब व्यक्ति आ गया, बॉस ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी, ऑफिस के कर्मचारी को चिल्ला दिया, वो ऑफिस का कर्मचारी अब गुस्से में, अब वो घर गया, पत्नी ने कुछ बोला, उसने पत्नी को चिल्ला दिया, पत्नी में फ्रस्ट्रेशन आ गई, उसने अपनी निकाल दी व्यक्ति ने, पुरुष ने। अब वो जो महिला है उसमें फ्रस्ट्रेशन आ गई है, इतने में बच्चा मम्मी मम्मी खेलना है, ये करना है, सामान गिरा दिया, मम्मी ने बच्चे को 2 थप्पड़ लगा दिए, मम्मी ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी। बच्चा बाहर गया, कुत्ता भौंक रहा था, कुत्ते को पत्थर मार दिया, कुत्ता फ्रस्ट्रेट हो गया। साइकिल कंप्लीट करें। बॉस जब शाम को घर जा रहे थे, कुत्ते ने बॉस को काट लिया, बॉस जिससे साइकिल शुरू हुई थी उसको ही काट लिया, ले। तो कुल मिला के भाई क्या बोला हमने, फ्रस्ट्रेशन ट्रांसफर का साइकिल है। वैसे यहां पे फ्रस्ट्रेशन ट्रांसफर हो रही है, ब्रिटिश अफगानों से आ रहे, ब्रिटिशों में फ्रस्ट्रेशन थी और वो सबको हराने का प्रयास कर रहे, और यहाँ पे पैटर्न पकड़ लिया सिखों ने भी कि भाई अगला नंबर हमारा है। और सिखों का डाउट तब और मजबूत हो गया जब ब्रिटिश लोगों ने, जैसे ये सतलज नदी मान लो, कहां गई भाई, हमने बोल दिया ये सतलज नदी है, तो सतलज नदी के दूसरे तरफ ब्रिटिशों ने बड़े स्तर पर अपने ब्रिटिश सैनिक तैनात कर दिए। अब तो सिखों को लगा कि पक्की बात है, कभी भी हमला हो सकता है, क्योंकि ब्रिटिश अफगानों से हारे हैं, उनने ग्वालियर पर मिलिट्री कैंपेन किया, सैन्य अभियान किया, सिंध पर हमला किया, और हम पे भी कर सकते हैं क्योंकि हमारी भी स्थिति कमजोर है। और देखो अब तो सतलज के उस तरफ ब्रिटिशों ने अपनी सैन्य संख्या में वृद्धि कर दी है। तब सिखों को लगा कि इससे पहले ब्रिटिश हम पर अटैक करें, क्यों ना हम ही सतलज नदी क्रॉस करके उन पर अटैक कर देते। और 1845 में सिखों ने सतलज नदी क्रॉस की और ब्रिटिशों पे हमला कर दिया। इस प्रकार प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो गया। यहां पे ब्रिटिशों की ही गलती है, क्योंकि उनने सामने वाले के मन में इतना इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दिया कि कभी भी हमला कर देंगे। तो सिखों ने सोचा सामने वाला हमको एक चाटा मारे, उससे पहले हम ही एक चाटा मार दे, जब तय है ही कि चाटा सामने वाला मारेगा। पैटर्न पकड़ने का खेल है। पैटर्न पकड़ लिया सिखों ने, खुद ही पहले हमला कर दिया। जैसे तुम 2 भाई हो, तुम्हारी अपने भाई से लड़ाई हो गई, छोटे हो तुम लोग, दोनों ने एक दूसरे को मारा, तुम्हारा भाई तुमसे भी छोटा है, दोनों ने मारा, घर में कोई नहीं था। अब शाम को मम्मी आई, छोटा भाई तुम्हारा गेट खोल के, मम्मी मुझे मारा, देखो खून निकल गया, देखो शर्ट फाड़ दी। मम्मी गुस्से में कि रोज मैं जाती हूँ बाहर काम करने और तुम लोग लड़ाई करते हो, मैं घर आऊँ थकी हारी और तुम्हारा ये सब नाटक देखूं। मम्मी ने छोटे भाई को रूम में ले जाके बहुत मारा, जबकि उसको खून भी निकल रहा था, बहुत मारा। अब तुम दूसरे रूम में बैठे हो, तुम पैटर्न समझ गए कि ना तो तुम रो रहे हो, ना तो तुम्हें खून निकल रहा है, ना तुम्हारी शर्ट फटी है। तो मम्मी ने जब छोटे भाई को इतना मारा, तो तुम तो अच्छी स्थिति में हो और तुम बड़े भी हो, तुम्हें कितना मारेंगी। तुम पैटर्न समझ गए। तुम सीधे खिड़की से कूदे कि आज तो घर आना ही नहीं है, रात को आएंगे सीधे सोने, तब तक गायब जब तक गुस्सा ठंडा हो जाए। वैसे यहाँ पे सिख लोग पैटर्न समझ गए, सतलज क्रॉस किया, युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध 1845 से 46 चला। इस समय जो गवर्नर जनरल था ब्रिटिशों का, उसका नाम था हार्डिंग प्रथम। क्या नाम है बेटा? हार्डिंग। क्या नाम है? इसको सही से लिखते हैं,
हार्डिंग प्रथम, ये है जो गवर्नर जनरल था और इसने तैनात किया एक मिलिट्री कमांडर जिसका नाम था गफ, लॉर्ड गफ। ये था मिलिट्री कमांडर। बोला जाओ अब तुम भी लड़ो, सिखों ने हम पे हमला किया है। और तब इस युद्ध में लेकिन सिखों की हार हुई। तो बेटा ब्रिटिश और सिखों के बीच लड़ाई हुई, लेकिन अंततः सिख लोगों की हार हुई। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। यह युद्ध 1845 में शुरू हुआ और 1846 के मार्च में खत्म हुआ। मैं स्पेसिफिकली मार्च पर इसलिए बल दे रहा हूं क्योंकि जब यह युद्ध मार्च 1846 में खत्म हुआ तब लाहौर में ब्रिटिश और सिख बैठे और दोनों के बीच संधि हुई। सिख हार चुके हैं। अब ये जो संधि के प्रावधान, जो बच्चा अच्छे से सुनेगा वही बच्चा अगला युद्ध समझ पाएगा, क्योंकि अगला युद्ध का कारण यहीं पे छिपा हुआ है। तो लाहौर की संधि का पहला प्रावधान यह था कि सिखों को जालंधर वाला क्षेत्र ब्रिटिशों को सौंपना पड़ेगा। असल में जालंधर वाला जो क्षेत्र था वो बहुत फर्टाइल उर्वर क्षेत्र था और वहां पे बहुत अच्छा उत्पादन होता था। तो सिख लोगों की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत हद तक इस जालंधर वाले क्षेत्र पर टिकी हुई थी और ब्रिटिशों ने उनसे उनकी अर्थव्यवस्था का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ले लिया ताकि सिख लोगों के पास पैसा ना रहे। जब पैसा नहीं होगा सिख एम्पायर के पास तो वो युद्ध लड़ने का नहीं सोचेगा, क्योंकि देखो युद्ध में बहुत पैसा खर्च होता है और जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो कैसे लड़ोगे। तो ब्रिटिश लोग कुल मिला के आर्थिक रूप से सिख साम्राज्य को कमजोर कर रहे हैं। अगला 1.5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी गई। इतना पैसा तो दलीप सिंह के पास था भी नहीं। दलीप सिंह बोले इतना तो पैसा ही नहीं है, 1 करोड़ है हमारे पास। ब्रिटिशों ने बोला लाओ 1 करोड़ लाओ, 1 करोड़ ले लिया और 50 लाख जो नहीं दे पाए दलीप सिंह, उसके बदले कश्मीर अलग से ले लिया। बताओ, यही जो प्रावधान मैं आपको अब बता रहा हूं यही अगला युद्ध करवाने वाले हैं। कभी कभार जो शांति संधि होती है उसके प्रावधान इतने बुरे होते हैं कि वो अगला युद्ध करवा देते हैं, जैसा हमको यहां देखने को मिल रहा है। लाहौर की संधि के प्रावधान ने सिखों को आत्मसम्मान के रूप में तोड़ा, उनको इंसल्ट किया कि तुमसे तुम्हारा क्षेत्र ले रहे हैं, 1.5 करोड़ की पेनल्टी लगा रहे हैं, कश्मीर भी ले लिया। और एक ब्रिटिश रेसिडेंट जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस, उसको यहां तैनात कर दिया कि तुम निगरानी रखो कि कहीं दलीप सिंह या उसकी मां कोई षड्यंत्र तो नहीं बना रहे हमारे खिलाफ। साथ साथ सिख आर्मी को रिड्यूस कर दिया, बहुत सारे सिख लोगों को बेरोजगार कर दिया। सिख आर्मी कम करो ताकि भविष्य में कभी युद्ध ना कर पाए। बहुत सारे सिख लोग बेरोजगार हो गए। ना सिर्फ इतना, ब्रिटिश आर्मी बढ़ा दी गई, ब्रिटिशों की सेना बढ़ा दी गई और यह भी कहा ब्रिटिश आर्मी ने कि हम दिसंबर 1846 तक हैं, दिसंबर 1846 में चले जाएंगे। ये है खतरनाक प्रावधान। बुरा लगेगा, सिखों को बहुत बुरा लग रहा है। अब सुनते जाओ, अगला युद्ध भी शुरू करवा देता हूं। यह प्रावधान से सिख बड़े गुस्से में। अब हुआ क्या, दिसंबर 1846 आ गया, ब्रिटिशों का जाने का समय, सेना का, ब्रिटिश आर्मी आ गई थी यहां पे, अब उसके जाने का समय आ गया। मार्च 1846 में तैनात हुई थी और तब उनने लाहौर की संधि में बोला था कि उसी साल दिसंबर तक जाएंगे। जब दिसंबर आया तो ब्रिटिशों ने बोला अभी हम नहीं जाएंगे। सिखों ने बोला क्यों? ब्रिटिशों ने बोला जब दलीप सिंह बड़ा होगा हम तब जाएंगे, अभी वो छोटा है, अभी उसे जरूरत है हमारी। अरे सिखों ने बोला ये क्या बात हुई, वो बड़ा होगा, जाओ अभी। ब्रिटिश ने बोला नहीं, ऐसे थोड़ी ना बीच में छोड़ देंगे, जरूरत है दलीप को हमारे। ब्रिटिशों ने नहीं जाने का बहाना ढूंढ लिया और एक नई संधि की, ट्रीटी ऑफ भैरोवल, भैरोवल की संधि। बोलते हैं हम अभी नहीं जाएंगे, हम तब जाएंगे जब दलीप सिंह बड़ा हो जाए, हम जाएंगे जब दलीप सिंह बड़ा हो जाएगा। ये भैरोवल की संधि साइन कर ली कि जब दलीप सिंह बड़ा होगा तब जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। इससे सिख भड़क गए कि ये तो ब्रिटिश बिल्कुल नहीं जाने वाले, ये तो सिर्फ जबान के कच्चे लोग हैं, धोखा दे रहे हैं। तो लाहौर की संधि, फिर भैरोवल की संधि, सिख लोग उबल रहे हैं गुस्से में। इतने में हेनरी लॉरेंस, ब्रिटिश रेसिडेंट, इसने रानी जिंदन पर इल्जाम लगाया कि आप दलीप सिंह को हमारे खिलाफ भड़का रही हो, मैंने सुना अपने कानों से षड्यंत्र। और तब रानी जिंदन को पंजाब से शिफ्ट करके भेज दिया गया बनारस, पेंशन धारक बना के। तो पंजाब से कहां भेज दिया? बनारस। अब भाई सिख लोगों की रानी है वो, उसके साथ इतना अपमानजनक व्यवहार, भले कैसी भी हो ब्रिटिशों की नजर में कि षड्यंत्र बनाए, लेकिन आप किसी हेड ऑफ द स्टेट हैं, राज्य प्रमुख है, उनके साथ इस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार हुआ तो सिख लोगों ने बोला अब नहीं सहेंगे। तो लाहौर की संधि, भैरोवल की संधि और रानी जिंदन के साथ इंसल्टिंग ट्रीटमेंट, अपमानजनक व्यवहार, तब सिख लोगों ने दूसरा युद्ध शुरू किया। दूसरा युद्ध 1848-49 में होगा और 1848-49 में इस युद्ध में
वापस ब्रिटिशों और सिखों के बीच लड़ाई हुई। इस बार फिर सिख हारे और इस बार जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल था उसका नाम था डलहौजी। पहले कौन था? हार्डिंग प्रथम। अब कौन है बेटा? डलहौजी। तो डलहौजी ने पता है क्या किया? नहीं सर, अरे डलहौजी ने तो 1849 में पंजाब को हरा के पूरा पंजाब हड़प लिया। हार्डिंग प्रथम ने तो बस जालंधर वाला क्षेत्र लिया था और कश्मीर वाला क्षेत्र लिया था क्योंकि वो 50 लाख नहीं दे पा रहे थे, लेकिन तब भी दलीप सिंह बचे हुए पंजाब के तो रूलर थे, लेकिन डलहौजी ने तो पूरा पंजाब ही हड़प लिया। और पता है क्या किया? पंजाब हड़प के डलहौजी ने दलीप सिंह को लंदन भेज दिया कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो, तुम ये सब छोड़ो, और उससे कोहिनूर हीरा भी ले लिया। असल में कोहिनूर हीरा सिखों के पास था। मध्यकालीन भारत में मैं इसके बारे में आपको और बताऊंगा कि ये मुगलों के पास आया। फिर जब मुगल कमजोर हो गए थे तो एक नादिर शाह नाम का एक फारसी पर्शियन रूलर था, पर्शियन रूलर नादिर शाह, उसने कोहिनूर हीरा छीन लिया था मुगलों से और फिर सिखों ने ले लिया था, नादिर शाह के वंशजों से उनसे छीन लिया और फिर सिखों से ब्रिटिशों ने ले लिया। इतनी लंबी कहानी अभी मत सुनो, अभी बस इतना सुनो कि कोहिनूर डायमंड सिखों के पास था, दलीप सिंह के पास, लेकिन अब युद्ध में जब हार हो गई तो बेटा किसको देना पड़ा? ब्रिटिशों को। और आज तक फिर वो ब्रिटिशों के पास है। आज भी जो ब्रिटिश क्राउन है जिसे एलिजाबेथ द्वितीय पहना करती थी, फिर उनकी मृत्यु हो गई, तो अभी चार्ल्स तृतीय जो ब्रिटेन के सम्राट है वो पहनते हैं, तो उनके ही पास वो क्राउन है, उसमें कोहिनूर हीरा लगा हुआ है, वही कोहिनूर हीरा है। ठीक है, चले तो हमने ये बात कर ली। आइए अब हम लोग फर्स्ट और सेकंड वॉर्स जल्दी से देख लें, है ना भाई? तो फर्स्ट और सेकंड वॉर्स हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। हाँ, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46, कारण क्या है आपको मालूम है बेटा? तो कारण बड़े सिंपल हैं। इसके कारण क्या है? तो सबसे पहला हमने बोला प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में हार हो गई है, किसकी? ब्रिटिशों की, तो वो बदला ले रहे थे और छोटे छोटे राज्य जैसे सिंध, जैसे ग्वालियर पर हमला कर रहे थे, तो सिख लोगों को लगा उन पे भी करेंगे। और जब पंजाब की सीमा के पास बड़े नंबर में ब्रिटिश सेना तैनात हो गई, तब तो उनको लगा पक्की बात है कभी भी हमला होगा, इसलिए सिख लोगों ने ही सतलज क्रॉस किया और हमला कर दिया। लेकिन सिख लोग हार गए। लाहौर की संधि के साथ पहला युद्ध समाप्त हुआ। सो द सिख लॉस्ट एंड द वॉर एंडेड विद ट्रीटी ऑफ लाहौर साइंड इन 1846 मार्च। और इसके प्रोविजंस मैंने आपको बता दिए, बेहद खतरनाक प्रोविजन। इन्हीं प्रावधानों की वजह से कि जालंधर ले लिया, ब्रिटिश रेसिडेंट को तैनात कर दिया, ब्रिटिश आर्मी तैनात हो गई, सिख आर्मी कम कर दी गई, 1.5 करोड़ की पेनल्टी, तो लाहौर की संधि अगले युद्ध का कारण बनेगी। तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1848-49 कारण लाहौर की संधि। ब्रिटिश सेना पंजाब नहीं छोड़ रही थी। ये कौन सी संधि थी? भैरोवल की संधि। तो भैरोवल की संधि हुई, भाई ये छोड़ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो इसको हमने बोला भैरोवल की संधि। ठीक, भैरोवल की संधि। अच्छा, रानी जिंदन के साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ, परिणाम पंजाब की हार तथा उसे डलहौजी द्वारा 1849 में हड़प लिया गया, एनेक्स कर लिया गया। ओके, बस इतना ही तो है। चलो भाई, ये हमने पूरी चीज कर ली, बहुत बढ़िया। अब हमको क्या करना है? व्यवगत का सिद्धांत करना है। चलो जल्दी से व्यवगत का सिद्धांत करते हैं, बस थोड़ा सा पानी हो जाए, फिर हम लोग व्यवगत का सिद्धांत डिटेल में करने वाले हैं। चलिए आइए, तो भाई व्यवगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, आओ देखते हैं। तो बेसिकली डलहौजी एक साम्राज्यवादी व्यक्ति है, इंपीरियलिस्ट है। उसका ऐसा सोचना होता था डलहौजी का कि हमको क्षेत्र हड़पने हैं, चाहे जैसे हड़पने हैं, बस मौका मिलना चाहिए, मैं हड़प लूंगा। उसका ऐसा मानसिकता था, ऐसी सोच थी, साम्राज्यवादी था, इंपीरियलिस्ट नेचर था, तो बस क्षेत्र हड़पने को मिल जाए। तो उसने क्या किया? कई राज्यों को हड़पने के लिए मौका ढूंढ रहा था। अब जैसे पंजाब ने तो उसको मौका दे दिया, भाई युद्ध लड़ा तो उसने पंजाब हड़प लिया। लेकिन अगर कोई युद्ध ना लड़े लेकिन डलहौजी को हड़पना हो, तब डलहौजी कैसे हड़पेगा? तो डलहौजी ने एक नीति को बड़े स्तर पर इंडिया में प्रमोट किया, जो थी व्यवगत का सिद्धांत। व्यवगत का सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं, ये क्या होती है? इसके अंतर्गत ऐसा होता है कि डलहौजी ने बोला, अगर कोई ऐसा राज्य का मामला मेरे सामने आता है जहां पे राजा की डेथ हो गई है और राजा का कोई नेचुरल बेटा नहीं है, कोई प्राकृतिक संतान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो राज्य को मैं हड़प लूंगा।
या हड़प सकता हूं, मेरी मर्जी। अरे लोगों ने बोला ये क्या बात हुई। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक राज्य है झांसी। अब झांसी राज्य के एक राजा थे जिनका नाम था गंगाधर राव। गंगाधर राव की 1853 में डेथ हो जाती है। बेटा गंगाधर राव की कब डेथ हो जाती है? साल 1853 में गंगाधर राव की डेथ हो गई। अब जब गंगाधर राव की डेथ हो गई तो उनकी पत्नी रानी लक्ष्मीबाई मौजूद है और इनका एक अडॉप्टेड बेटा था जिसका नाम था आनंद राव या दामोदर राव, वो भी मौजूद है, लेकिन अडॉप्टेड है, गोद लिया हुआ है, दत्तक है, नेचुरल नहीं। जब इनकी डेथ हो गई तो डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई को बोला अब हम झांसी हड़प रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने बोला क्यों? तो डलहौजी बोला राजा की डेथ हो गई और आप लोगों का कोई नेचुरल बेटा नहीं, इसलिए मैं हड़प रहा हूं। रानी लक्ष्मीबाई ने बोला अरे आप होते कौन हो? मैं जीवित हूं रानी, लोग मुझे रानी मानते हैं, कोई विद्रोह नहीं हो रहा, और ये जो हमारा पुत्र है अडॉप्टेड है तो क्या हमारा पुत्र है, आप कौन होते हो बीच में दखल देने वाले? डलहौजी ने बोला नहीं हम तो हड़पेंगे, इन्हें मौका चाहिए था। और ऐसी स्थिति में इनने झांसी हड़पा। यही है व्यवगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब इनका ये कहना था कि भाई अडॉप्टेड पुत्र का थोड़ी ना कोई क्लेम होता है, नेचुरल हो तो ठीक है, अडॉप्टेड है नेचुरल पुत्र नहीं है तो यानी फिर हमारा मान लेंगे हम। चले, कुल मिला के ये पूरी कहानी हो गई। अब ध्यान से सुनेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत डलहौजी ने 1848 में सबसे पहले सतारा नाम के राज्य को हड़पा और ओवरऑल 7 राज्यों को हड़पा। यहां पर देखो यह है डलहौजी और आप यहां देख सकते हो 7 राज्यों को हड़पा है। सबसे पहले बेटा किसको हड़पा है? सतारा 1848। ये जो 7 राज्य हैं इनके नाम आपको याद रखने हैं। सबसे पहले सतारा 1848, फिर जैतपुर संबलपुर 1849-49, तो ये दोनों 49-49, तो सतारा 48, जैतपुर संबलपुर 49-49। फिर है बघाट 1850, राउंड ऑफ। भाई देखो बघाट से पहले 3 राज्यों को हड़पा, बघाट के बाद 3 राज्यों को हड़पा। तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। बोलो कितने तीतर सुना है तुमने? तो बघाट से पहले 3 राज्य हड़पे, बघाट के बाद 3 राज्य हड़पे। बताओ टोटल कितने राज्य हड़पे? 7। समझ गए? चले, तो कुल मिला के सबसे पहले सतारा 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बघाट मिड पॉइंट मिडिल 1850, उसका ईयर भी मिडिल है, राउंड ऑफ 50। फिर किसको हड़पा? उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। ईयर के साथ याद रखना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं। क्लियर कट क्वेश्चन आता है। डलहौजी ने सबसे पहले जिस राज्य को हड़पा बताओ? सतारा। सबसे अंत में जिसको हड़पा? नागपुर। झांसी को कब हड़पा? 1853, नागपुर को 1854 और बघाट को मिडिल में है 1850, जैतपुर संबलपुर 1849, उदयपुर 52। तो ये पूरा एक बार दिमाग में डालना। तो इनने 7 राज्यों को हड़पा। अच्छा एक और बात, एक और राज्य को डलहौजी ने हड़पा था जिसका नाम है अवध, लेकिन अवध को उन्हें 1856 में हड़पा, लेकिन उसका कारण व्यवगत का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि अवध के जो नवाब थे, जो हेड थे, उनका नाम था वाजिद अली शाह। क्या नाम था? वाजिद अली शाह। पहली बात तो वो जीवित हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तभी लग पाता है जब राजा की डेथ हुई हो। लेकिन डलहौजी इतना बेकार व्यक्ति था, डलहौजी को अवध चाहिए था। अब पंजाब ने तो युद्ध लड़ा था, तो युद्ध लड़ने के बाद उसने मौका दिया तो इन्हें हड़प लिया। अब ये जो 7 राज्य हैं, यहां तो चलो राजा की डेथ हो गई, नेचुरल बेटा नहीं तो हड़प लिया, लेकिन अवध में तो राजा जिंदा है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लग नहीं रहा, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगने के लिए राजा की डेथ होनी चाहिए, राजा तो यहां जीवित है, तो कैसे हड़पे? तो डलहौजी ने एक नई चीज की। डलहौजी कहता है अवध के नवाब वाजिद अली शाह, हमें खबरें मिल रही हैं कि आपके प्रशासन में कुशासन हो रहा है, यानी मैल एडमिनिस्ट्रेशन, आपके यहां पे लोग मर रहे हैं भूखमरी से, पानी की कमी से, सिंचाई नहीं है, बेकार व्यवस्था है, हम ले रहे हैं अवध। अरे वाजिद अली शाह ने बोला तुम्हारे शासन काल में द्वैध शासन, डुअल गवर्नमेंट, बंगाल में लाखों बंगाली मर गए खाने की कमी की वजह से, और तुम हमें बता रहे हो कुशासन क्या होता है। वाजिद अली शाह समझ गए इनको हड़पना है तो बहाना चाहिए, तो मैल एडमिनिस्ट्रेशन या कुशासन के नाम पे हड़पा। ठीक है, चले, तो यहां पे हम देख सकते हैं क्या तो अवध राज्य को किस कारण की वजह से डलहौजी ने हड़पा? तो कुशासन या मैल एडमिनिस्ट्रेशन। चलो भाई, तो हमने कुल मिला के इस चीज को यहां पे खत्म कर दिया है।
तो आज हमने सिख युद्ध भी देख ली, मराठा भी देख लिए, व्यवगत का सिद्धांत भी देखा। मुझे आशा है आपको कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अच्छा उससे पहले एक और बात, एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, शानदार बेहतरीन क्वेश्चन, जवाब देना। डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स यानी व्यवगत के सिद्धांत के अंतर्गत डलहौजी ने 7 राज्यों को हड़पा है। चलो तुम लोगों को यह बताना है कि बघाट को कब हड़पा, तो एक बघाट का बताना बेटा, बघाट, तो बघाट को कब हड़पा, एक उसका ईयर बताना मुझे, बघाट का ईयर क्या है। दूसरा यह बताना कि 1854 में लास्ट में, मतलब जो 7 राज्यों को हड़पा था उसमें 1854 में लास्ट में किस राज्य को हड़पा व्यवगत के सिद्धांत के अंतर्गत। ये 2 चीजों का जवाब देना, बघाट का ईयर बताना है और 1854 में जिस राज्य को हड़पा उसका नाम बताना है। तो 2 क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो इसका जवाब दीजिएगा, पढ़ते रहे, सिलेक्शन ले, माता पिताजी का नाम रोशन करो। ओके बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।